हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। हमारा स्पेशल बैच स्टार्ट है जो कि 25 चैप्टर और 25 दिन का। ये 12th स्टूडेंट के लिए है और इसमें नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वैद्युत चालन और ओम का नियम। तो देखते हैं वैद्युत चालन और ओम का नियम क्या कहता है। ये हमारे साइड में लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। इसमें आप ये मत सोचिए कि इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। बस ये हमने इसलिए लिख दिया है कि आपको रिवीजन होता जाएगा और हम बताते चलेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ले लेते हैं पिछले क्लास का कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि उसके बिना आप ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैंने आवेश के बारे में बताया था कि आवेश क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे और बढ़े थे। उसके बाद हमने जाना था कि कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या क्या होता है, कौन कौन सा डेरिवेशन है। वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। अब आता हमारा वैद्युत धारा से। वैद्युत धारा से आप समझ रहे होंगे, यानी करंट। इंग्लिश में बोला जाता है इसको करंट। देखिए वैद्युत धारा तो है, धारा हिंदी वर्ड है। ये क्या है, अधिकतर लोग कम जानते हैं कि धारा क्या होता है, बट करंट सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्ड होता है, अरे करंट आ रहा है, लाइट आ रही है, तो हम लोग इस तरह जानते हैं क्योंकि ये नॉर्मली बात होती है। करंट है, वोल्टेज है, वोल्टेज क्या आ रहा है, तो वोल्टेज को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए बस यही थोड़ी दिक्कतें आती हैं कि हिंदी और इंग्लिश में। बट क्या है कि हम लोग इंग्लिश में बोलते रहते हैं, कोई कोई चीज़ें वर्ड होती है जो इंग्लिश में ही अच्छी लगती हैं, जैसे करंट हुआ, वोल्टेज हुआ, एम्पेयर हुआ, ये सब। एम्पेयर का भी आपने नाम सुना होगा, वाट का भी नाम सुना होगा, कितने वाट का है। हमारे जो घर में मीटर लगा होता है वो नहीं कहता कितने वाट का है, ये 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का, ये भी हम लोग सब इसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो वैद्युत धारा से समझने से पहले थोड़ा सा करंट के बारे में ये समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर से आपको बताया मैंने कि करंट क्या होता है, कि कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, उसमें से जो करंट जा रहा है, मतलब कहना मतलब क्या है कि आपका मेन स्विच है, उसको ऑन किया, लाइट जल गई, तो क्या हुआ, उसमें से करंट प्रवाहित हुआ, मतलब करंट गया वहाँ तक और लाइट जल गई हमारी। तो ये तो करंट के बारे में हो गया कि करंट क्या है। ये तो आप बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पहले ही बताया मैंने, और आप इसको नॉर्मली नेचुरल में आप देखते आ रहे हो कि हाँ हमारे घर में करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, ये सब चीज़ें। यदि ये आपको मालूम है तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ एक और, सेमीकंडक्टर के बारे में आप समझ लो, यानी अर्धचालक। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा है बेसिक डिटेल, आगे और भी मिलेगा। आप मोबाइल्स यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट यूज करते हो। अब क्या उसमें पहले, ध्यान से आप समझो एक बात, तो पहले जो टीवी आती थी हमारी, टीवी है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स थे, यानी कि उपकरण थे, वो इतने बड़े बड़े आते थे बड़े बड़े आते थे, इतने बड़े बड़े होते थे, कोई इतना बड़ा होता था टीवी। और अब क्या है, उसको खोल के देखा जाए, पुराने जो टीवियों को टीवी हैं उनको खोल के जाए, इतने बड़े प्लेट होते हैं अंदर है, और तब जाके इतना एक सीआरटी लगी होती है आगे। उसमें सीआरटी मतलब आप समझोगे कैथोड ट्यूब होता है, वो चीज़ होता है, ठीक है। तो उसमें रेस आती थी तो टीवी चलता था। और अब क्या है, इतना पतला आ गया। अब इतना पतला टीवी है, इतना लंबा टीवी है, पतला सा आता है, दीवार में टांग देते हैं। वो किस कारण हुआ? वो सेमीकंडक्टर्स के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि जो पहले उपकरण में जो लगे होते थे पार्ट्स, उसको छोटा रूप दे दिया गया। वो छोटा रूप कैसे दिया गया? वो सेमीकंडक्टर के दिया गया। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक आप पीछे चलें इंटर में, फर्स्ट ईयर में, तो आपने जाना होगा कि जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है और आर्सेनिक होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। ये 3 जो होती हैं वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। कहने का मतलब क्या है कि वो अपने में जो करंट आ रहा है वो कम वोल्टेज को भी ले लेता है, कि कम वोल्टेज को लेकर और ज़्यादा वो पावर दे देता है। कहने का मतलब क्या है कि वो अपने को ढाल लेता है एक तरह से करंट में। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी में क्या करंट आएगा? नहीं आएगा। कॉपर है, कॉपर में करंट ज़्यादा आता है कंपेयर किसके, एल्युमिनियम के। ऐसे क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, वो दोनों काम करता है आपका। तो इसीलिए क्या होता है, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। और वो चिप में होती है, चिप्स जो होती हैं, आपने देखा होगा प्लेट्स जो होती हैं उसमें ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर का, जैसा कि आपने फिगर में देख रहे होगे कि ब्लैक ब्लैक कलर का जो चिप लगे हुए हैं, वही चीज़ होता है सेमीकंडक्टर। तो इतना आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए पूरा का पूरा चैप्टर कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आराम से आपको समझ आएगा, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलते हैं इस पर। हाँ, थोड़ा सा और डिटेल ले लें। हमारी बुक है, ये आप बुक परचेज़ करिए, इसके बिना आप नहीं समझ पाओगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि
ये चीज़ समझने के बाद आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी। बुक पढ़ोगे तभी आपको नॉलेज आएगा कि हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं, क्योंकि हमारी कंप्रेस में है, मतलब कम पेजेस में है, कम पेजेस में बुक है। तो उसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि ये चीज़ आपको समझा दिया मैंने, ये मैंने समझा दी इधर। पूरा समझाने के बाद उसके बाद आप किताब पढ़ोगे, जो हमारी ई बुक है वो पढ़ोगे, तो आपको दूसरी बुक भी पढ़ोगे तो सेम टू सेम वही चीज़ मिलेगा, अंतर एक चीज़ कभी नहीं मिलेगा। बस हमारे क्या है, उसी चीज़ को कंप्रेस में करके बनाया गया है, तो वो चीज़ आपको आसानी से समझ आएगी। और कोई प्राइस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 21 रुपये हमारा प्राइस है। आप इस बुक को परचेस करिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, आते हैं वैद्युत धारा पे। तो सबसे पहले आता है वैद्युत धारा। क्या आता है? वैद्युत धारा। क्या आता है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि करंट, जैसे सिंपल सा, पहले देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसके थ्योरी बताऊँगा। क्या होता है, जैसे ये है, ये एक वायर है, वायर होता है। वायर में क्या होता है, ऊपर ये प्लास्टिक लगे होते हैं और अंदर एक ऐसे वायर चलते हैं ना। देखिए क्या होता है, ऐसे वायर्स होते हैं, ये वायर होते हैं कि नहीं होते हैं ना, ये वायर होते हैं। यदि यहाँ पे करंट दिया जाए, यहाँ पे यदि एक बैटरी लगा दी जाए, ये बैटरी लगा दी गई, ये वायर था इतना, ये बैटरी लगे प्लस माइनस में, तो क्या होगा आप बताओ। जब यहाँ से करंट आएगा तो यहाँ एक बल्ब, इस सिरे पे करंट आएगा कि नहीं आएगा। अब ये नहीं कि पता जब बैटरी में लगा दिया, इधर हाथ लगा दिया, करंट मार दिया, वो नहीं करना है। यहाँ पे एक सिंपल आप क्या करो, एक बल्ब लगा के देखो, ऐसे करके देखो। यदि एक यहाँ बल्ब लगाओगे और यहाँ बैटरी जोड़ दोगे, ये बैटरी का सिंबल होता है, ये जो चीज़ होता है ना प्लस माइनस, ये बैटरी का सिंबल होता है। बैटरी यहाँ होगी तो यहाँ पे क्या बल्ब जल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। ये विभवांतर है, यानी बैटरी से करंट यहाँ गया, ऐसे गया, इसमें जला, फिर वापस ऐसे आया और इसमें वापस आ गया। ठीक है, समझिएगा। करंट जो है, धारा ऐसे गया, इसमें आया और ये बल्ब जला और फिर ऐसे यहाँ से वापस आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब आप एक बात बताओ हमें कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए। भाई मैंने स्टार्टिंग में पहला चैप्टर ये बताया था कि करंट क्या होता है। करंट जब चलता है धारा, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो चलते हैं, उसमें उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें चला, आवेश जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो चला भाई, ठीक है, यहाँ तक ऐसे पूरा ये घूम गया, एक चक्कर ले लिया, बट इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब मान लो आप बताओ, यहाँ से कुछ दूर आप चलोगे तो कुछ टाइम लोगे, कुछ लोगे, तो ये भी तो कुछ टाइम ले रहा होगा, तो वही तो टाइम है, वही चीज़ तो कह रहा है कि धारा प्रवाहित हो रही है और जितना टाइम ले रहा है वही हमारी वैद्युत धारा है। सिंपल सी चीज़। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जितने देर में प्रवाहित हो रहे हैं, जितने देर में वो चल रहे हैं, वो पूरा ये उसमें जो टाइम लग रहा है वही चीज़ होती है धारा। क्या होता है, वैद्युत धारा। कहने का मतलब क्या है कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। I बराबर क्या होता है, Q/T। अब इसका देखिए, अब इसका मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, समझा भी दिया। अब आप यदि बुक लिए होते तो उसमें आप थोड़ा सा बाद में देखेंगे पढ़ने के बाद, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मैंने क्या बताया। कहने का मतलब क्या, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि एकांक समय में, यानी कि एक समय कोई भी हो सकता है, नैनो सेकंड हो सकता है, उसमें चला गया आवेश, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यानी एकांक समय में वायर के बीच में चला गया आवेश, उसको क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, उसको वैद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद जो I है, इसका मात्रक क्या होता है, इसको हम एम्पियर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एम्पियर से। याद रखिएगा, एम्पियर तो आपको मालूम ही है, आपने अभी तक देखा है कि हाँ एम्पियर में नापा जाता है, करंट को एम्पियर में नापा जाता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। यानी कहने का मतलब क्या है, एकांक समय में चला गया आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या है, वैद्युत धारा। क्या है, वैद्युत धारा। अब इसी बेस पे क्या आता है, वैद्युत घनत्व आता है। क्या आता है, वैद्युत घनत्व। तो चलते हैं वैद्युत घनत्व देखते हैं क्या होता है वैद्युत घनत्व। अब वैद्युत घनत्व ये कहता है, धारा घनत्व, वैद्युत घनत्व नहीं, धारा घनत्व।
धारा घनत्व ये कहता है, धारा घनत्व, धारा घनत्व ये कहता है, धारा से आपने समझ गए कि करंट फ्लो हो रहा है, कंफर्म है कि धारा फ्लो हो रही है ना, करंट फ्लो हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये चीज़ है, एक वायर है, इसका कुछ लंबाई होगी, एल होगा, एरिया होगा, ये तो कंफर्म है ना भाई। आप तार कोई भी लोगे तो उसकी लंबाई तो नापोगे, उसका रेक्टेंगल सॉरी उसका सर्कल है या रेक्टेंगल में तार है भाई, उसके अंदर जो वायर्स चल रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो एरिया लेके चल रहे होंगे, यानी कि एरिया होगा और ये होगा। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, जी अपॉन होता है, क्या होता है, आई अपॉन यानी धारा अपॉन ए। अब आप ये सोचे कि केवल फॉर्मूला बता दिया मैंने, थ्योरी भी बताते हैं। थ्योरी क्या होती है इसकी, कहने का मतलब इसकी थ्योरी ये होता है कि एकांक समय में जो धारा प्रवाहित हो रही है किसके, इसके क्षेत्रफल के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब ऐसे आता है इसका, देखिए अब हम बताते हैं इसको क्या कहता है कि क्या है, धारा घनत्व। धारा घनत्व किससे कहते हैं, धारा घनत्व उसको कहते हैं जैसे कि एकांक समय में क्षेत्रफल यानी कि अभिलंब यानी कि ऐसे धारा प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं, हम धारा घनत्व कहते हैं। यानी एकांक क्षेत्रफल अभिलंब के अनुसार धारा प्रवाहित होने के दर को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। आई अपॉन ए यानी कि एरिया के कारण धारा बह रही है, एरिया कारण क्या बह रही है, धारा बह रही है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इतना समझ आया आपको। देखिए दोनों रिलेटेड वही चीज़ है। आप पहली बार आप समझो कि वैद्युत धारा क्या होता है, कि धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाहित हो रही है तो कुछ तो टाइम लेगा। तो धारा प्रवाहित किस कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है, यानी आवेश के कारण हो रही है। तो आवेश Q अपॉन T, यानी कि आप ऐसे ही बना सकते हो कि आवेश जो बह रहा है धारा में, यानी आवेश और क्या है, टाइम के अनुपात को हम धारा वैद्युत धारा कहते हैं। या तो आप एकांक समय में धारा एकांक समय में हमारा क्या प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित के दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। और धारा घनत्व किसको कहते हैं, कि क्षेत्रफल में अभिलंब में धारा जो बह रही है उसको हम अभिलंब मतलब ए जो है हमारा एरिया है, जो एरिया के परपेंडिकुलर यानी कि एरिया के अभिलंब में जो धारा बहने की दर को क्या कहते हैं, हम धारा घनत्व कहते हैं। तो आपको समझ आया धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर आई अपॉन ए होता है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। प्रैक्टिकल वे में आप समझो तो एक वायर है, वायर में धारा बह रही है, तो क्या आवेश बह रहा है, कुछ टाइम ले रहा है, वही हमारा धारा घनत्व होता है। उसके बाद हम वैद्युत धारा होता है, और धारा घनत्व क्या होता है, उसका एरिया है, एरिया के अंदर तो बहेगा। यदि मोटा तार है तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, पतला तार है उसमें कम फ्लो होगा। हाँ एक बात और, इसी बात पर हम आपको एक और बताएं, सिंपल सी चीज़, जो पतला तार होता है जो, और जो मोटा तार होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। पतला तार में देखिए करंट कम बहता है, क्यों, अब आप बताओ। एसी होता है, एसी आपने सब देखा है, बहुत ऐसा कोई लड़का नहीं होगा या स्टूडेंट्स नहीं होगा या गर्ल्स नहीं होगी जो एसी नहीं देखा। एसी आपने सब देखा, बाकी उसका वायर देखा कितना मोटा, इतना मोटा होता है। आप एक बात सोचो, पतला वायर में क्या वो एसी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें करंट लेने की क्षमता ज़्यादा है। जब वो करंट अपने में लेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा और वो हमारा तार खराब हो जाएगा ना, ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा। इसीलिए उसमें मोटा तार होता है। तो वही चीज़ है, क्या है, घनत्व आपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि डेंसिटी क्या होती है। उसको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि डेंसिटी क्या होती है। बस ये आप समझो कि घनत्व यानी घना यानी कि एरिया कितना घना है, उसमें जो करंट बह रही है उसी को धारा घनत्व कहते हैं। सिंपल वे में फिर एक बार बता रहा हूँ, धारा घनत्व क्या होता है कि एरिया के अभिलंब में जो धारा बह रही है उसके दर को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहा जाता है। यानी ये दो तो आपको क्लियर हो गया। अब आता मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन सेम टू सेम इसी बेस पे आता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या आता है, मुक्त
इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त यानी फ्री, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन। इससे तो आपको समझ आ गया। देखिए, पढ़ने का तरीका आप समझो। हम ये मत सोचो कि यार सर ऐसे बता रहे वैसे बता रहे, ये मत सोचो। अपना माइंड लगाओ कि हाँ यार ऐसे हो सकता है ये चीज़, तो इसी क्लू पे हम कर सकते हैं सवाल को। अब वो आपके के ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हो। भाई ई बुक है ही हमारी, ई बुक पढ़ी है, आपको डिफरेंट कुछ नहीं मिलेगा। सेम टू सेम जो आपकी किताब में वही चीज़ है, बस क्या है कि थोड़ा सा हमने उसको मॉडिफाई करके बनाया है। मॉडिफाई किया है कि मतलब आपको दिक्कतें ना हो, लास्ट टाइम आपके दिमाग में जल्दी बैठे और आप सवाल कर पाओ, इस कारण। और ये समझाने का पर्पस ये है कि आप जितना जल्दी समझोगे, अब जैसे मैंने वैद्युत धारा आपको समझा दिया तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा यार बात तो सही थी, सर ने बताया था कि हाँ ये धारा इसमें बह रही है। किस में बह रही है? वायर में बह रही है। तो वही चीज़ तो इसमें लिखा हुआ है कि एकांक समय में धारा बह रही है, क्यों बह रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व का, धारा वैद्युत धारा कहते हैं। तो वही चीज़ तो है इसमें। तो इसलिए खाली ये हमारा समझाने का पर्पस है, और प्लस आप उसको देखोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, और कंफर्म है कि आपका 100% के पेपर कंफर्म है कि निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं वही चीज़ लेके आया हूँ जो आपके बुक में है, जो आपका पेपर में हर साल पूछा जा रहा है। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं लेके आए हैं। हम ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं लेके आए कि ये बता दे वो बता, नहीं। आपको खाली बता रहे हैं कि जो आ रहा है, और उसी बेस पर बताते जा रहे हैं कि आपको दिक्कतें मत आए। वरना हम तो चाहे तो इसको पहले बता दे, फिर इसको बता दे, इसको बता दे, तो आप क्या मतलब, आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए लाइन वाइज हम बता रहे हैं। तो चलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि नाभिक जो होती है, नाभिक। देखिए, पहले तो हम नाभिक के बारे में थोड़ा बता दें, फिर हम बताते हैं कि वायर में कैसे भागते हैं। जैसे ये है नाभिक, इसमें आप जानते हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये आप जानते हो ना। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाता है। एक क्या मतलब, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। अब क्या है कि इसमें एनर्जी दी गई, क्या दी गई? एनर्जी। जब एनर्जी दी गई तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, और इसका नाभिक है Np, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, यही चीज़ है ना। अब आप समझो, बस इतना समझ गए तो समझ लो मुक्त इलेक्ट्रॉन खत्म। जैसे ये वायर है हमारे पास, वायर है, ये वायर है, यहाँ बैटरी लगी हुई थी। जब इसको करंट दिया गया, जब इसको धारा प्रवाहित की गई, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भागे, इलेक्ट्रॉन भागे बहुत तेज। जब इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं? वो मुक्त हो चुके हैं, और उनको क्या मिली है? एनर्जी मिली है। क्या मिली है? एनर्जी। एनर्जी मिली है। तो बस वही चीज़ है, जैसे इसको करंट दिया गया तो ये इलेक्ट्रॉन भागने लगा। भाई, धारा कब बहेगी? जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा। आवेश क्या? इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जैसे हुआ तो ये इसमें भागने लगे, भागने लगे। अब भागने लगे तो जो ये जा रहे हैं, भाग रहे हैं, यानी कि भागने को क्या कहते हैं? हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी मुक्त है। कहने का मतलब क्या है कि धारा में जो प्रवाहित हो रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आता है ओम का नियम। इतना समझ आया? कहने का मतलब क्या है, करंट जब है तो मुक्त मतलब करंट जो है, करंट दी जा रही तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं? टकरा नहीं रहे, वो भाग रहे हैं। अब इस पे देखिए दो केस और बन जाएंगे, क्या? सममित काल भी बन जाएगा और माध्यम मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बन जाएगा। अब उसको बाद में बताते हैं। पहले आप इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भागने लगते हैं, यानी चलने लगते हैं बहुत तेज, उन्हीं को क्या कहता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब आता है ओम का नियम। देखो, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ओम का नियम ही पे चलेगा, और न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओम का नियम ये कहता है, पहले तो आप एक बात समझो कि ओम का नियम जो है ना, कह रहा है क्या कि ये जो वायर है हमारे पास, पहले आप इसको ऐसे समझ लो, जो ये वायर है हमारे पास, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि पता चले यहाँ पे ये कॉपर लगा दिया और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? एल्युमिनियम लगा दिया। इसको ये फॉलो नहीं करेगा ओम का नियम। क्यों नहीं करेगा ये हम बताते हैं आपको। अभी बताएंगे इसको
पूरा मतलब डिटेल बता देंगे कि क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, और फॉलो कर रहा है तो क्यों कर रहा है। देखिए क्या होता है, ओम का नियम ये कहता है कि भौतिक अवस्था सेम होनी चाहिए, यानी कि उसका आकार सेम होना चाहिए, उसके बाद उसका जो अंदर का मटेरियल वो सेम होना चाहिए, यानी भौतिक आकार सेम होना चाहिए। और दो विभवांतर के बीच में, विभवांतर यानी कि दो, भाई एक ये सिरा है और एक ये सिरा है, ये सिराओं के बीच मतलब दो सिराओं के बीच में, दो सिराओं के बीच में क्या दे दिया गया, हमारा बैटरी लगा दी गई। बैटरी यानी कि विभवांतर दे दिया गया, प्लस माइनस दे दिया गया, प्लस माइनस। तो इसमें जो प्रवाह हो रहा है क्या करंट, उसी को ओम का नियम कहा जाता है। यानी कि V व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, I। ये होता है, कहने का मतलब क्या है कि वोल्टेज दिया गया तो करंट बहा, वोल्टेज दिया गया तो करंट बहा। जब करंट प्रवाह हुआ तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, सॉरी, अनुक्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती गलत बताया, अनुक्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती में दिक्कतें होती है, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो अनुक्रमानुपाती किसके होती है, I के। कहने का मतलब क्या है, सिंपल वे, कि यहाँ पे एक बैटरी आपने लगा दी तो इसमें करंट जब बहने लगा, इसको छोड़ो पहले, आप ये हटा दो, क्यों, क्योंकि ये ओम का नियम पालन नहीं कर रहा था, तब की बात थी। अब ये ओम का नियम पालन में, केवल कॉपर का तार है और उसमें क्या है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इसको विभवांतर दिया दो सिरों के बीच में। इसका देखिए ऐसे परिभाषा होता है कि दो सिरों के बीच में जब विभवांतर दिया गया तो उसमें बहने वाली धारा जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती किसके पाती है, वो V के, यानी कि विभवांतर के अनुक्रमानुपाती कौन है, I, R है। अब जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, RI। क्या हो जाएगा, RI। R क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। और RE को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। तो कॉपर, अरे ये लिखा नहीं ओम का नियम, यानी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओम का नियम है। क्या है, ओम का नियम। क्या है ये, ओम का नियम। एक बार फिर समझो आप, ओम का नियम ये कहते हैं, ओम जी ने ये कहा था कि जो विभवांतर है, दो सिराओं के बीच में जब विभवांतर दिया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा जो होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वोल्टेज, यानी कि विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है धारा, यानी कि V अनुक्रमानुपाती I होता है। जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो R लग जाता है। R को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आप समझो, रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ये होता है कि उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध कैसे उत्पन्न होता है, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने लंबा तार किया है, लंबा तार किया है तो करंट फ्लो भी लंबा होगा, ठीक है। उसमें आपने किसी चीज़ को दूसरे को जोड़ दिया तो वहाँ पे अवरोध होगा, यानी कि कुछ करंट खाने लगेगा, कुछ वो करंट खाने लगेगा, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध वो क्या कर रहा है, उसके मतलब वो जो तार है उसको विरुद्ध है, वो क्या है, विरुद्ध, तो उसमें एक नाम दे देगा प्रतिरोध। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए, एक समझेगा सिंपल वर्ड, मान लीजिए टीवी है आपकी और इसमें एक प्लेट लगी हुई है। अब ये प्लेट लगी हुई है, तो प्लेट लगी हुई है तो प्लेट कभी खोल के आप देखोगे तो उसमें एल्युमिनियम चीज़ें लगी होती हैं, यानी सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं और वो एल्युमिनियम से चिपके होते हैं। एल्युमिनियम से चिपके होते हैं भाई। रांगा जो होता है, सिंपल वर्ड में क्या कहा जाता है, रांगा कहा जाता है, आपने देखा होगा। तो वो क्या होता है, एल्युमिनियम ही तो होता है जिससे चिपका होता है सेमीकंडक्टर्स। मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको। तो ये चिपका होता है, यहाँ से एक वायर निकला होता है। अब ये जो होता है ये कॉपर का वायर होता है और ये जो होते हैं वो एल्युमिनियम होते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होता है तो ये कॉपर है और यहाँ पे हमारा स्विच होता है ये, और यहाँ से ये आगे करंट देता है, यहाँ से करंट आता है। यानी यहाँ से करंट आया ऐसे तो एल्युमिनियम के पास आया, यानी कॉपर और एल्युमिनियम के बीच में क्या हुआ, एक अवरोध आ गया, यानी कि कुछ खाने लगा। अब ये चीज़ आपको कैसे क्या पता चले कि कॉपर जो होता है ना उसकी डेंसिटी अलग होती है, यानी कि उसका कुछ मान अलग होते हैं, हीट अलग होता है और हमारा डेंसिटी अलग होता है और हमारा मटेरियल अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है। यानी कि ये जब दोनों आपस में करंट लिए, अदला बदली किए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है।
तो क्या होगा कि करंट वहाँ से तो तेज आया, लेकिन भाई मान लीजिए, आप भी सोचिए एक बात, सिंपल चीज़, मान लीजिए आपका दोस्त 2 रोटी खा रहा है और हम 1 रोटी खा रहे हैं, यहाँ प्लेट आया, उसने 2 रोटी अपना कंप्लीट कर लिया, बट मुझको 2 रोटी ज़बरदस्ती खिला रहा है, तो हम तो 1 ही रोटी खाएंगे ना, तो 1 रोटी क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो वही जो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, वही क्या होता है, अवरोध होता है। यानी कि ये जो करंट जितना खा रहा है उतना ये करंट नहीं खा रहा, यानी कॉपर जितना करंट खाएगा उतना एल्युमिनियम करंट नहीं खाएगा। तो यही ये क्या हो जाता है, अवरोध हो जाता है। अवरोध यानी कि प्रतिरोध आ जाता है, यानी ये प्रतिरोध कर रहा है इसका कि भाई हम इतना करंट नहीं खा पाएंगे, हम तो इतना ही खाएंगे। तो वो अवरोध क्या आ जाता है, उसी को आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो ओम का नियम यही बताता है कि 2 सिराओं के मध्य जो हमारे विभवांतर दिया जा रहा है उसमें करंट प्रवाह हो रही है, वो किसके अनुपाती है, और किसके, वोल्टेज और करंट के अनुपाती है। तो जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो आर लग जाता है, आर आई आ जाता है। यानी कि एक तो फॉर्मूला ये हो जाता है, क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है, क्या होता है, आर आई होता है, या आर बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, V अपॉन आई। क्या होता है, V अपॉन आई। इसी को कहते हैं ओम का नियम। देखिए ये जो है इसको प्रतिरोध का नियम कहते हैं, प्रतिरोध। अभी हम पढ़ेंगे प्रतिरोध, यही चीज़ है, उसमें भी आगे प्रतिरोध। देखिए आप चाहो तो ये देखिए, प्रतिरोध और चालकता यही चीज़ है, यही हम पढ़ेंगे आगे। और ये होता है ओम का नियम, ओम का नियम होता है ये। क्या होता है, ओम का नियम। बस ओम का नियम समाप्त हो गया यहाँ पे। अब आता है ओमीय अओमीय। देखिए ओमीय और अओमीय में क्या होता है, जैसे देखिए क्वेश्चन जो बनेगा, ओम का नियम और ये दोनों एक साथ दे देंगे, ये दोनों एक साथ दे देंगे। तो ओम का नियम मैंने बता दिया आपको कि V अनुक्रमानुपाती I होता है, हट जाता तो ये लग जाता है। अब इसी को आप लिखना चाहो, डेरिवेशन बनाना चाहो तो डेरिवेशन बना लोगे। क्या लिखोगे कि माना 2 सिराओं के बीच में, सिराओं के बीच में क्या बह रहा है, वोल्टेज बह रहा है। क्या वोल्टेज दिया जा रहा है, क्या दिया जा, विभवांतर दिया जा रहा है, क्या जा रहा है, विभवांतर दिया जा रहा है। तो उसमें क्या बह रही है, करंट बह रही है, धारा बह रही है। धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही, धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए ये लिखने का तरीका आपका, आप कैसे लिख रहे हो वो चीज़ आप पे डिपेंड करेगी। इसी चीज़ को आप और अच्छा लिख सकते हो, इसी चीज़ को और ख़राब लिख सकते हो, वो डिपेंड आप पे करेगी। बट थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना पड़ेगा कि V दे रहा है, I दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और ये चित्र तो आपको मालूम है ही, ये चित्र बना दोगे और इसमें धारा प्रवाहित करवा दोगे, करंट प्रवाहित करवा दोगे। क्या करवा दोगे, करंट प्रवाहित, यानी कि C प्रवाहित करवा दोगे और V दे दोगे, तो एग्जामिनर तो समझ ही जाएगा हाँ भाई इसको कुछ आता है तभी इसने फिगर बनाया। और उसके बाद आप ऐसा लिख दोगे ये चीज़ और ये लिख दोगे तो कंफर्म है कि आपका नंबर नहीं कटेगा। अब आता क्या, ओमीय और अओमीय। क्या आता है, ओमीय और अओमीय। तो देखते हैं ओमीय और अओमीय क्या होता है। देखिए ओमीय जो होता है, ओमीय क्या होता है, ओमीय, ओमीय परिपथ। पहले समझते हैं ओमीय परिपथ क्या होता है। देखिए इसमें सिंपल वर्ड हम ये बता दें कि जो ओम का नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। मतलब परिपथ है कोई, उसमें धारा बह रही है, वोल्टेज दोनों विभवांतर पर दिया जा रहा है, तो उसमें ओम का नियम पालन करता है तो उसको ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। और जो ओम का नियम पालन नहीं करता उसे अओमीय प्रतिरोध कहा जाता है, अओमीय प्रतिरोध। तो इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जो परिपथ ओम का नियम पालन करता है, ओम का नियम का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं, ओमीय परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ, ओमीय परिपथ कहते हैं। और जो ओम का नियम पालन नहीं करता है उसे अओमीय परिपथ। देखिए हमारा राइटिंग तो मत जाइए कि राइटिंग मैं कैसा लिख रहा हूँ, एक बात ही बोल दिया
कि आप किताब है आपके पास, क्वेश्चन बैंक है, मेरी ई बुक है, वो आप परचेज़ कर लोगे। भाई क्वेश्चन बैंक आपके पास है, ई बुक, और हमारे पास किताब भी, आपकी किताब भी आप पढ़ रहे हो, बट हमारी ई बुक आप ले लोगे तो उसमें आपको बेनिफिट यही रहेगा कि ये जितनी चीज़ें हैं आपको लिखनी नहीं पड़ेगी और आप उससे देख के याद कर सकते हो। और ज़्यादा पेजेस नहीं है, आप चाहो तो उसको या तो मोबाइल्स में आप पढ़ लो या तो आप उसका निकलवा लो प्रिंट आउट भी निकलवाने को ज़्यादा नहीं है। हमारे क्या सीरियल नंबर से हैं, 1 2 3 करके पेजेस, आप चाहो तो आगे पीछे निकलवा लो उसको, और कम पेजेस में यही ज़्यादा निकले कितना 20-25 रुपये में आपका पेजेस निकलेंगे। उसके बाद उसी चीज़ को आप एक तरह से किताब बना कर पढ़ लो या क्वेश्चन बैंक बना कर पढ़ लो और पेपर पास हो जाओगे। 100% है, क्योंकि वही चीज़ हम दे रहे हैं, अलग कुछ नहीं दे रहे हम आपको। तो चलिए ओम प्रतिरोध पे आते हैं। ओम प्रतिरोध क्या कहते हैं? जो परिपथ ओम का नियम पालन नहीं करता है उससे अओमीय परिपथ कहते हैं। बस ये होता है ओमीय और अओमीय परिपथ, सिंपल वर्ड। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिख सकते हैं कि हाँ सर ये मुझे डाउट है, तो हम आपके लिए और बेनिफिट वाले चीज़ें आपको बता देंगे कि देखिए, और आप समझ सकते हो कि ऐसे हो सकता है। बट इससे अच्छा तो मेथड हमें नहीं लगता है कि कोई आपको बताएगा। यही चीज़ें बताएंगे, इसी को घुमा के लंबा में बताते हैं, कोई भी बताता है तो हम आपको शॉर्ट मेथड में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लेक्चर्स भी हमारे बहुत छोटे छोटे करना है, और क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारे पास क्या, आपके पास टाइम कम है। हम तो आपको पूरा साल पढ़ा दें, बट हमें पास होना है, इसी साल पास होना है। तो पास होना है तो भाई आपको थोड़ा भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा ही। हम कोई स्पीड में ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे, नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि इतने तो आपका माइंड साफ हो ही गया है कि आप पढ़ लो इस चीज़ को। अब आता है क्या, माध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या था माध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन? देखिए माध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको ये चीज़ बताया था। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भागते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन भागते हैं, इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन जब आता है तो ये इससे टक्कर आएगा, ये इससे टकराएगा, कहेगा हट मैं निकलूँगा पहले, हट पहले मैं निकलूँगा, ये कहेगा। यानी कि ये जो तार है इसमें हमारा विभवांतर चला, ये धारा प्रवाहित हुई इसमें। जब धारा प्रवाहित हुई तो इसमें इलेक्ट्रॉन चले तो इनके बीच की जो दूरी होती है, दूरी जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की जो दूरी होती है क्या कहते हैं, दूरी। इसी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि माध्य यानी बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन यानी कि दोनों बीच के इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, माध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहा जाता है, माध्यम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माध्यम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है, श्रुतिकाल। क्या आता है, श्रुतिकाल। देखिए श्रुतिकाल सेम टू सेम इसी बेस पे है, कोई अलग नहीं है। देखते हैं, देखिए श्रुतिकाल क्या होता है। श्रुतिकाल, देखिए आप ये बताओ, जब करंट प्रवाह हुई तो कुछ उसमें टाइम लगा, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब चल रहे हैं एनर्जी मिलने के कारण, तो उसमें कुछ टाइम लगा ना। यानी कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था और कुछ देर में इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो कुछ तो टाइम लगा होगा ना, यानी टी टाइम लगा होगा। तो वही चीज़ होता है श्रुतिकाल, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के टक्करों के बीच में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, श्रुतिकाल कहते हैं। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में
टक्कर टकरा टक्कर होने में लगा टाइम, लगा समय को क्या कहते हैं? श्रुति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति काल कहते हैं। बस यही चीज़ है श्रुति काल। अब जो मेन आता है अनुगमन वेग आता है। क्या आता है? अनुगमन वेग और अफवाह वेग आता है। अब उसको देखते हैं। अब आता है अनुगमन वेग और अफवाह वेग। अनुगमन वेग या अफवाह वेग। देखिए, मैंने आपको एक पहले ही शुरू में बता दिया कि करंट आपको आ गया तो सब आ गया, उसी पे ये चीज़ है। अब ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये बल्ब था, ये क्या है? बल्ब, ये बल्ब है, ठीक है। ये बैटरी लगा दी गई थी, यहाँ बैटरी लगा दी गई थी, बैटरी लगा दी गई। अनुगमन वेग ये कहता है कि जो धारा है, मतलब सॉरी, जो विभवांतर, दो विभवांतर के बीच में, मतलब दो सिराओं के बीच में जब विभवांतर दिया जा रहा है, यानी कि मतलब वोल्टेज दिया जा रहा है जब इसको, तो इसमें धारा प्रवाहित हुई। धारा प्रवाहित हुई कि नहीं हुई? धारा प्रवाहित हुई ना। जब धारा प्रवाहित हो रही है तो वो ये कह रहा है कि धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं। क्या चलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या चलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या चलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी ये धारा प्रवाहित हुई और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। इसी को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहा जाता है। सिंपल वर्ड में देखिए, मैंने आपको सिंपल वर्ड बिल्कुल बता रहे हैं, हम आपको कोई भी वैसे नहीं लैंग्वेज की लंबा लैंग्वेज खींच रहे हैं, नहीं, सिंपल वर्ड बताएंगे हम आपको। बाकी ये केवल हमारा मोटो है आपको क्लू देना कि आप इसको पढ़ लोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे सिंपल सी चीज़, जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसके बारे में बात करते हैं। जब वो क्लास में जाता है, अब तो क्लास डिजिटलाइज हो गई है, सब हो गया, तो पहले बताते थे ए फॉर एप्पल, ये बताया जाता था ए फॉर एप्पल। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, कॉपी जो होती थी तो मैडम कहते थे बेटा ए फॉर एप्पल, इसको बार बार लिखो, बार बार लिखो, ये कहते थे। मैडम कहती थी या टीचर्स हमारे कहते थे, सर कहते थे हमारे, तो हम लोग भी उनके पीछे पीछे चलते ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल लिख देते थे, लिखते थे। बट हमने कभी जानने की कोशिश की कि ए फॉर एप्पल होता क्या है, नहीं जानने की कोशिश की। अब डिजिटलाइज में क्या हो गया कि प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, पहले बताया जाता है देखो ये सेब है, ये क्या है? सेब। इसको हिंदी में सेब कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एप्पल कहा जाता है, और इसी पे बना हुआ है ए फॉर एप्पल। अब यह हो गया डिजिटल क्लास का। तो अब बात आप ये समझो एक बात, सिंपल चीज़, कि वही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको ये बता रहे हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि एप्पल ऐसे होता है, रेड कलर का होता है एप्पल। तो आप ये बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे, ये आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसमें और चीज़ें पूछ ले कि अच्छा, अब आप एक बात बताओ, बचपन में हम लोग को रटवा दिया गया था कि देखो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, ऐसे बता दिया जाता है, या बी फॉर बॉल बता दिया जाता है। बट हम लोग को कभी ये नहीं पता चला कि ए फॉर एप्पल क्या, उस समय की बात बता रहे हैं। आप भी बचपन में पढ़े हैं तो आपको भी यही बताया होगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। बट आपने कभी कोशिश नहीं की कि ए फॉर एप्पल कलर क्या होता है, काटने पर उसका कलर क्या होता है, या उसका जूस जो निकलता है वो किस, मतलब सॉरी, उसका जो जूस निकलता है वो किस टेस्ट का होता है, किस स्वाद का होता है, ये हम जानने की कोशिश नहीं किया। बस हम लोग ने जान लिया, मैडम सर ने बताया हम लोग को कि ए फॉर एप्पल होता है तो ए फॉर एप्पल होता है। बट हमने कभी जिज्ञासा नहीं की कि ए फॉर एप्पल में मतलब क्या क्या चीज़ है। तो
अब जो डिजिटलाइज क्लास है वो दिखा दिया जाता है, देखो लाल कलर का होता है। भाई लाल कलर का वो सेंस होता है कि मतलब बोर्ड पे दिखा दिया गया तो आपका माइंड में मैडम बताए या टीचर या मैडम या सर बताएं कि ये लाल होता है या पीला होता है या काला होता है, ये बताएं या ना बताएं, बट आपका इमेज आपका दिमाग में छप जाती है कि हाँ ये चीज़ लाल कलर का था। आप तुरंत मार्केट में कहीं पर भी देखते तो कहते मतलब आपके साथ कोई चल रहा है या आपके दिमाग में यही चलता है, अरे यही तो है एप्पल, यही तो चीज़ है। तो आपने कैसे सेंस किया? क्योंकि आपने जान गए वो चीज़, आपने फिगर देखा था और इस चीज़ को आपने समझा तो आपने बता दिया वो एप्पल है। तो आप तुरंत किसी को बता सकते हो वो ए फॉर एप्पल है, वो चीज़ है। ये होता है समझना। उसके बाद यदि पेपर में आता कि ए फॉर एप्पल आप लिखो तो आपके माइंड में तुरंत एक इमेज आएगी, यार एप्पल तो वो चीज़ था, मैडम ने बताया, टीचर ने बताया, सर ने बताया और मैंने मार्केट में भी देखा, तो एप्पल तो यही होता है। कंफर्म हो गया आपको, आप श्योर हो गए, अंदर से आपको एक ताकत आई कि अरे यार बात तो सही थी यार, एप्पल तो यही होता है, इसको कोई काटेगा नहीं। अब मैं लिखूंगा ए फॉर एप्पल। भाई फिगर आया या कोई भी चीज़ आया, एप्पल आ गया, एप्पल के बारे में आप लिखो तो क्या लिखोगे कि इसका जो जूस होता है वो मीठा होता है, रेड कलर का होता है, पत्ती हरे कलर की होती है, ये आप लिखना चालू करो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो बात छप गई। तो ये मोटो मैंने इसलिए बताया कि हम भी आपको इसीलिए बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती है इसमें। उसके बाद लेट करना है, मानना है कि धारा प्रवाहित हो रही है, वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है, तो ये चीज़ आप खुद करोगे। हम इसको इसलिए छोड़ रहे हैं, करने के लिए तो हम बता दें आपको सब चीज़ें, फटाफट बता देंगे, बट क्या है कि एक तो टाइम लगेगा, दूसरी बात क्या हो जाएगी कि आप उसी में उलझ जाएंगे। क्योंकि लगभग मानना जो होता है डेरिवेशनों में सबका सेम होता है। और एक बात और, एक ट्रिक मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ें इनमें होती हैं, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वोल्टेज है, करंट है, बस इसी को लिखना होता क्या कि वोल्टेज हमने लगाया दो सिराओं पे, करंट बहने लगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगे, उसके विपरीत दिशा में चल, बस यही हम मान के चलते हैं, मान के हम यही चलते हैं। और एग्जामिनर भी यही देखेगा, आपका कोई एक्स्ट्रा नहीं देखेगा कि तार कौन सा है, कौन सा क्या, कुछ नहीं। जो हम समझा रहे हैं वो आप समझ लो और प्लस ई बुक आप देख लो, सेम वही मिलेगा। एक बार नज़र आप डाल लोगे, बस 1 से 2 बार आप पढ़ लोगे ई बुक, आपको कंफर्म है कि आपको इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको ये लगेगा मुझे मेरा पेपर कंफर्म है, 100% श्योर है कि वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए ये तो था, मैंने आपको थोड़ा मोटिवेट किया कि क्या चीज़ होता है, तो इसको आप छोड़ो, आप ये समझो। अब एप्पल ओप्पल में मत घूमो, अब इसमें आ जाओ। तो क्या होता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग मैंने बताया क्या कि दो सिराओं के बीच में जो वोल्टेज दिया गया यानी कि विभवांतर दिया गया, उसमें धारा बही। अब जब धारा प्रवाहित हुई तो जब धारा प्रवाहित हो तो उसके विपरीत में जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो चलने लगे, उसी को क्या कहते हैं अनुगमन वेग। मतलब वेग चलने लगे, उल्टा चलने लगा। कहने का मतलब कि ये जा रहा है इधर तो ये जा रहा है इधर, यानी कि जो धारा है, धारा वो जा रही इधर तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर। बस इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा जो इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, NeAVD, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है, अनुगमन वेग I बराबर, यानी जो धारा बह रही है ये जो होता है VD, इसी को कहते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, तो इसको क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो आपने समझा कि अनुगमन वेग और अपवाह वेग कैसे होता है। सिंपल से एक बार फिर बताता हूँ। क्या होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, और इसमें क्या होता है जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे, वो विपरीत दिशा में चलते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहा जाता है। और ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NeAVD, यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर, ये होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमारा एरिया होता है, और VD क्या होता है, अनुगमन वेग और अपवाह वेग। अब आगे चलते हैं, हमारा इससे थोड़ा सा और इसमें डिटेल जानते हैं और इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो अब चलते हैं आगे, हम इसमें से थोड़ा सा एक और चीज़ हम बताएं आपको कि इसका एक और संबंध आता है किसके
थ्रू, वो आता क्या हमारा धारा घनत्व से, यानी कि जैसे अनुगमन वेग और धारा घनत्व है, जो धारा घनत्व आप जानते हो कि धारा घनत्व अभी हमने बताया मैंने आपको कि धारा घनत्व जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताया था। जे बराबर मैंने क्या बताया था आपको, आई अपॉन ए, ये बताया था। जे बराबर क्या बताया था मैंने, आई अपॉन ए बताया था। अब इसी का संबंध बताना हमें, तो अनुगमन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एन ई ए वी डी, ये तो था। अनुगमन क्या था हमारा, अनुगमन ये तो था, अनुगमन वेग, यानी कि अनुगमन यानी कि अनु यानी कि चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं वो वेग में। तो इसका अब इसमें डेरिवेट करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या है, आई है, ए है हमारे पास, और हमारे पास ये क्या है हमारा, ये है, क्या है, एन ई ए वी डी, ये है हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, सिंपल वे में क्या करते हैं, ये आई बराबर था हमारे पास, आई की जगह पुट कर दो आप, तो जे बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एन ई ए वी डी अपॉन ए, ये हो जाएगा। भाई हमारे पास क्या है, धारा अपॉन एरिया, यही तो बताया था, घनत्व में क्या बताया, धारा अपॉन एरिया बताया था मैंने। और हमारा जब इसमें आई का मान इसमें पुट कर देंगे तो ये आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ई वी डी, और यही जो होता है वो क्या होता है, धारा घनत्व, यानी धारा घनत्व और हमारा अनुगमन वेग में रिलेशनशिप होता है, यानी कि संबंध होता है। ये क्या होता है, संबंध। इसको आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, संबंध। तो ये तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड में था। अब आते हैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में, जो अनुगमन वेग और धारा के मध्य में संबंध। अब अनुगमन और धारा के मध्य में संबंध जो मैंने ये बताया है, इसी को डेरिवेट करते हैं। तो चलते हैं डेरिवेट करते हैं जल्दी से। अनुगमन वेग या अपवाह वेग तथा धारा में संबंध, तथा धारा के मध्य संबंध। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनुगमन वेग तो चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट धारा में संबंध होना चाहिए कि संबंध किस प्रकार से उसे रिलेट कर रहा है वो चीज़। तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, वही फॉर्मूला को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, सबसे पहले एक वायर था हमारे पास, वायर था हमारे पास। अब इसी में तो इलेक्ट्रॉन रन कर रहे हैं, यानी कि दौड़ रहे हैं, यानी कि वेग कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसी में तो चल रहे हैं हमारे। भाई हम दो टर्मिनल को करंट देंगे, यानी दो सिराओं को हम इसमें वोल्टेज देंगे तो हमारा करंट फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। तो सिंपल क्या है, ये जो है ये चीज़ और ये चीज़, ये हमारा एरिया है पूरा। तो एरिया क्या, ये ए से रिप्रेजेंट करोगे और लंबाई हमारा क्या है, एल है। ए बराबर क्या था, पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर हमारे गोले का होता है, यानी गोला है और वो चीज़ क्या, लंबाई। तो अब देखिए, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, यानी आयतन क्या आएगा, तार का आयतन क्या आएगा, तार का आयतन, तार का आयतन क्या होगा, एल ए एल होगा। उसके बाद अब आप बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ आयतन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आयतन, सॉरी तार में इलेक्ट्रॉन का आयतन, तार में इलेक्ट्रॉन, तार में इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, Q बराबर क्या होगा, Ne। अब आप सोच रहे होगे Q बराबर Ne कैसे आया, तो फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था, सबसे पहला फॉर्मूला यही था हमारे पास, Q बराबर Ne, कि आवेश क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n नंबर होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है वो बताता है, ठीक है। अब संपूर्ण में निकाल लो आप, संपूर्ण आयतन यानी संपूर्ण वॉल्यूम क्या होगा हमारा, तो क्या होगा, Q बराबर NeAl, ये हमारा होगा। भाई ये हमारा तार था, तार का पूरा वॉल्यूम निकाल दिया, उसके बाद तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे उसको निकाल दिया, तो पूरा हमारा ये आ गया। अब आप बताओ, सबसे पहले मैंने वैद्युत धारा बताया था आपको, तो उसमें क्या बताया था मैंने, क्या बताया था आप बताओ जल्दी से। उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, I बराबर क्या बताया था, Q अपॉन T,
यही तो था, ये वैद्युत धारा का फॉर्मूला था हमारे पास, वैद्युत धारा का। बस इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें पुट करेंगे जब, तो क्या आएगा, जब इसमें पुट किया जाएगा तो I बराबर क्या आ जाएगा। देखिए पहले तो फॉर्मूला लेकर Q/T, इसमें पुट किया Q का मान, Q का मान हमारे पास क्या है, Q का मान हमारे पास ये है, Q का मान है, सॉरी ये है हमारे पास Q का मान, ये है, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, NeLAl, यानी कि NeAl, ये हो जाएगा अपॉन T हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन T। इतना आपको समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब ख़त्म यहाँ से इसका काम, देखते हैं अब क्या है। आप एक सिंपल वे 8 में या 9 में आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही तो होता है हमारे पास, दूरी बटे समय। ये मैथ की भाषा में चाल होता है, बट फिजिक्स की भाषा में वेग होगा। चाल जो होता है फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, वेग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो अब वेग कहते हैं, तो वेग बराबर अब निकालेंगे, तो वेग बराबर हमारा क्या होगा, आप सिंपल देखिए कि दूरी यानी कि लंबाई, यही तो है लंबाई, और समय हमारा ये है ही, ये है हमारे पास समय। तो लंबाई हमारे पास क्या है, L है, और समय क्या है, T है, यानी L/T, ये हो जाएगा वेग बराबर, क्यों, क्योंकि हमें अनुगमन वेग चाहिए इसलिए। अब देखिए अब क्या है, I बराबर, जब ये वेग हो गया तो VD हो गया, ये भाई L/T क्या हो गया, VD हो गया। भाई वेग को क्या हमने समझा था, VD समझा था, यानी अनुगमन वेग था हमारे पास, ठीक है, यानी कि NeL और इसके जगह क्या है, VD, और ये हमारा प्रूफ होके आ गया, क्या आ गया, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, ये चीज़। इतना छोटा सा डेरिवेशन था, कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल आयतन निकाला मैंने, आयतन के बाद ये फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया उसका। ये अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध है। तो ये तो आ गया, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध आ गया। अब आता प्रतिरोधक। देखिए प्रतिरोध मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, किस में बताया था मैंने, वैद्युत धारा में, वैद्युत धारा में बताया नहीं, ओम का नियम में बताया था मैंने, ओम का नियम में बताया था। ओम का नियम क्या कह रहा था, सिंपल वे ओम का नियम यही तो कह रहा था कि V जो है अनुकर्मानुपाती थी I के, यानी कि V बराबर एक कांस्टेंट लगा दिया था मैंने I, यही तो था हमारा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन क्या हो जाएगा, I, क्या हो जाएगा, V/I। बस यही प्रतिरोध होता है, जो कि मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले मैंने बता चुके, बाकी वापस हम बता रहे हैं आपको सिंपल वे में। आप पहले ये समझो प्रतिरोध होता है, ये तो था इसका डेरिवेशन, किसका, प्रतिरोधक का। क्या है, प्रतिरोधक, प्रतिरोध है, रोधक नहीं, प्रतिरोध है, यानी कि R, इसका सिंबल R होता है, इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है, और ये इसका सिंबल होता है ओम का। देखिए अब हम बताएं आपको क्या होता है, सिंपल वर्ड में आप समझो एक बात, कि इसमें क्या होता है सिंपल में, कि जैसे कोई तार होता है, जैसे कोई भी ले लीजिए, तो आप कॉपर का ले लीजिए। आप जब कॉपर का आप तार लिए हो, ठीक है, और उसके आगे एल्युमिनियम का तार जोड़ते हो या सोने का तार जोड़ते हो, सोना भी बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, करंट का। उसके बाद और भी होते हैं, अब प्लास्टिक मत ले लीजिए क्योंकि उसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो वाले तार ले रहे हैं आप। तो वो तार लिए हैं, जब दो तार को आपस में जोड़ोगे, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, हम आपको एक फिगर की तरह बताते हैं। आपने टीवी देखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, उसमें प्लेट आती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, ये जैसे प्लेट है, ये प्लेट है, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स लगे होते हैं, तो इनको करंट चाहिए, कुछ नैनो सेकंड में करंट चाहिए इनको। अब ये पार्ट्स जैसे एक ये पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट है, ये जुड़ा होता है किसी न किसी चीज़ से,
भाई मान लीजिए एक एलईडी ले लीजिए आप, सिंपल चीज़, उसमें 2 टांग निकले होते हैं एलईडी में, और वो प्लेट में आप जोड़ोगे तो किससे जोड़ोगे? क्या उसे ऐसे घुसे दोगे? क्या ऐसे ऐसे दबा दिया हो गया? नहीं, उसको रांगा पहिया से जोड़ा जाता है। रांगा पहिया से जोड़ा जाता है कि नहीं? जब वो रांगा पहिया क्या होता है, आपका रांगा जो होता है ना, रांगा वो होता है एल्युमिनियम, होता है एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम से आपने इसको जोड़ दिया, बट जो करंट हमारे पास आ रहा है, करंट जो आ रहा है वो हमारे पास 220 वोल्टेज आ रहा है, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं कि करंट कम करे, वो आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, बट आप पहले ये समझो, जब वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, करंट कम करके देने लगते हैं आगे को, कि किसको क्या जरूरत है, किसको क्या एमसीवी लगी होती है, उसमें हर चीज़ लगा होता है। आईसी का मेन काम यही होता है, वो दिमाग होता है, कैसे जैसे कंप्यूटर का दिमाग होता है ना, वैसे उसका दिमाग ये होता है कि वो सिग्नल देता है कि उसको इतना करंट चाहिए, उसको इतना चाहिए, उसको इतना चाहिए। तो वो क्यों लगाई जाती है? वो इसलिए लगाई जाती है कि जो एक करंट है, करंट फ्लो करे, तो वो चीज़, उपकरण जो वो बर्बाद ना हो, यानी कि ब्लास्ट मत हो, खराब मत हो, इसलिए लगाई जाती है। अब आप बात समझिएगा, तो ये प्लेट थी, इसमें कई उपकरण लगे थे, और यहाँ से सप्लाई जो जा रही थी 220 वोल्ट की जा रही थी, बट ये जो वायर था ना, वायर, ये किसका था? कॉपर का था, कॉपर का था। जब इसमें करंट जाएगा तो एक टेंडेंसी होती है, यानी कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो कॉपर की प्रॉपर्टी होगी वो हाई होगी, किसके अपेक्षा? एल्युमिनियम के अपेक्षा। किस चीज़ में हाई होगी? करंट फ्लो करने की। जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और कैपेसिटी, क्षमता जो है वो ज़्यादा होगी एब्जॉर्व करने की, कि ज़्यादा करंट भी आ रहा है तो वो अपने में एब्जॉर्व करेगा। बट एल्युमिनियम के कंपेयर में एल्युमिनियम कम करता है। तो अब ये आप सोचो कि जब ये यहाँ से जुड़ा, तो इसका मान लीजिए एक सिंपल एक को हम आपको बताएं कि आपकी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, और आपके दोस्त की कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की। आपके सामने 8 रोटी रख दी गई। भाई 8 रोटी रखी गई, तो 8 रोटी रखी गई तो क्या आपने तो अपना हिस्सा खा लिया, खा लिया। अब पैसे पूरे दे रहे हो 8 रोटी का, 8 रोटी का आप पैसे पूरे दे रहे हो, बट क्या है, वो 4 रोटी बची। 4 रोटी में 2 रोटी तो उसने खा लिया आपके दोस्त ने, बट 2 रोटी बची। आप क्या करोगे उसका? क्या उसको फेंकोगे? मान लीजिए आप उसको फेंकोगे नहीं, कहोगे अपने दोस्त को नहीं खाओ, वो ज़बरदस्ती खाएगा, खा रहा है लेकिन वो खा नहीं पाएगा। वही चीज़ होता है कॉपर, एल्युमिनियम, और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, धारा फ्लो करने की, गेन करने की, यानी अपने में एब्जॉर्व करने की, वो चीज़। तो जब बीच में अब तीसरा बंदा तो आएगा नहीं, वो रोटी क्या होगी? वो रोटी गाय को दे दोगे आप, या कुत्ते को डाल दिया जाएगा ऐसे, तो वो रोटी कौन खा रहा है? एक कुत्ता खा रहा, गाय खा रही। इस तरह से आप समझो कि जो इनके बीच में जॉइंट होते हैं, इनके बीच में जो करंट फ्लो होता है वो कम होता है, इनके वो फ्लो ज़्यादा होता है, तो इनके बीच में एक जॉइंटर का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है। कौन करता है? रेजिस्टेंस, यानी कि कौन करता है? प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध करने लगा, वो खाने लगा करंट को। कह रहा है कि आप आओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, मैं तो भूखा हूँ ही, आ जाओ, हमको दे दो, बाकी जो बचेगा उनको दे दूंगा, उसको जितनी जरूरत है ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट कॉपर कह रहा है नहीं, मैं तो इतना करंट दूंगा, मान ली वो कह रहा है 220 दूंगा, वो कह रहा है कि भैया मुझे 100 ही के करंट की जरूरत है, तो 120 जो बचा वो खुद खा ले रहा है। अरे खाओ यार, उसको कम दे दो। तो कौन खा रहा है हमारा? कौन खा रहा है? प्रतिरोध। और इसी को कहते हैं प्रतिरोध, और ये होता है हमारा फॉर्मूला। यानी कहने का मतलब क्या है, बाकी आपको थ्योरी उसमें मिल जाएगी ई बुक में, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये आपका प्रतिरोध होता है। अब आता है नेक्स्ट पे, क्या आता है? चालकत्व। अब क्या आता है? चालकत्व आता है। तो चालकत्व आप देखेंगे तो सिंपल जो होता है ना, चालकत्व क्या है? चालकत्व, देखिए सिंपल चालकत्व जो होता है 1/r होता है। ये फॉर्मूला होता है 1/r। ये आपका जहाँ तक यूज होगा किसमें? आपका यूज होगा किसमें? न्यूमेरिकल्स में। 1/r, यानी 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 डेट ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यूज होगा चालकत्व का अलग, ठीक है। बट अभी हमें केवल इतना ध्यान रखें कि 1/r यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? प्रतिरोध के।
उसी को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो आता है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, जैसे तार है तो इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो, करंट यानी धारा हो रही है, जो धारा फ्लो हो रही है, तो इसके जब धारा फ्लो होगी तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा, उसको क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ये तो कहेंगे। सिंपल सिंपल बात आप सोचो, तार वो छिला हुआ है, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं है और करंट जा रहा है उसके अंदर, और आप उसको पकड़ लेते हो तो झटका मार देता, बहुत तेज झटका मारता है कि नहीं मारता है। प्रैक्टिकल मत करिएगा, बट झटका मारता है, आपने सुना भी होगा, हर चीज़ जानते हैं। झटका मारता है, तो झटका क्यों मारता है, क्योंकि वहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ रहता है उसका, ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र जो है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र, क्या है, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र अपॉन धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसको हम रो से प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रो से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका डेरिवेशन आप देखना चाहो तो कैसे लिखोगे आप, देखिए वापस डेरिवेशन समझ लीजिए। विद्युत क्षेत्र अपॉन क्या होता है, धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब देखिए रो बराबर क्या होता है हमारा, रो बराबर होता है ई अपॉन जे, यानी कि ई बराबर क्या होता है, देखिए ई बराबर हमारा क्या होता है, वी अपॉन एल, यही तो होता है, यानी कि वी अपॉन एल, और जे बराबर हमारा क्या होता है, आई अपॉन ए, यानी कि आई अपॉन ए। ये इधर चला गया, ये ऊपर चला गया, यानी कि वी ए अपॉन क्या होगा, आई एल, ये होगा हमारे पास वी ए अपॉन आई एल। अब आप जानते हो वी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर होता है बस, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, और ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। अब चालकत्व भी सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा है। चालकत्व देखा जाए तो क्या होगा, देखिए आपको समझ आ गया, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड में मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले बेस है, इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है। ई बराबर वी अपॉन एल होता है, जो पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ चुके हैं। जे बराबर आई अपॉन ए होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और उसके बाद फॉर्मूला पुट किया और आंसर निकाला है। उसके बाद हमारा जो आता है, क्या आता है, चालकत्व, क्या आता है हमारा, चालकत्व आता है। जल्दी से देखते हैं चालकत्व को भी, क्योंकि छोटे छोटे हैं ये चीज़, इसको देख ले तो फटाक देना। देखिए चालकत्व भी सेम वही है। चालकत्व जो है, चालकत्व क्या होता है, रो जो होता है ना, ये रो, तो इसको 1 अपन रो लिख देते हैं, बस यही होता है चालकत्व। जो रो होता है, जो क्या होता है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये, उसी को हम उल्टा कर देते हैं, 1 अपन क्या हो जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है, और ये होता है चालकत्व इसका। अब आता अनुगमन वेग के आधार पे क्या, ओम का नियम, क्या आता है, ओम का नियम। तो ओम का नियम आता है, तो देखते हैं क्या आता है, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम, ओम का नियम। अब आप बताओ ये चीज़ कि अनुगमन वेग के आधार पे ओम का नियम। तो पहले सबसे पहले तो आप ये समझो कि जैसे कि ये वायर था, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसमें जब करंट दिया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है, ये मैंने बता दिया था क्षति काल में और माध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन में। तो जब प्रेस करता है तो इसमें एक बल लगता है, एफ लगता है हमारा। देखिए मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, बिल्कुल मेन जो बता रहा हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ। ये होता है वी अपॉन एल,
ये आपको मालूम है, वैद्युत क्षेत्र बराबर अभी मैंने बताया। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है हमारा, क्या होता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र मतलब आरोपित बल इसमें एक कार्य करता है। क्या करता है, आरोपित बल एक कार्य करता है। देखिए इसमें, देखिए माना होना तो आप खुद मान लोगे, मैंने पहले बता दिया, अपने पास टाइम इतना नहीं है, माना होना वो आप मान लोगे कैसे क्या करना है, बाकी ई बुक में हमारे देख लोगे, आप मिल जाएगा उसमें। बट आप पहले समझो डेरिवेशन क्या था, आरोपित बल, क्या है, आरोपित बल, आरोपित बल किसमें, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में। F बराबर क्या होगा हमारा, E, हमारा क्या होगा, F बराबर ये होगा हमारा, ये हमारा आरोपित बल होगा। इलेक्ट्रॉन है जो वैद्युत क्षेत्र में धक्का लगा रहे हैं, यानी कि E और E, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आगे आते हैं, इतना आपको समझ आ गया, बस ये एक मेन है कि मतलब वैद्युत क्षेत्र के आवेश जो है, आवेश क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में धक्का लगा रहे हैं, इसीलिए आरोपित बल ये हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए इतना आपको समझ आ गया, यानी कि F बराबर हमारे पास क्या हो गया, E और E, ये चीज़ आ गया। अब एक फॉर्मूला आप जानते हो, F बराबर क्या जानते हो, ma, ये जानते हो कि नहीं जानते हो, आप ma जानते हो, और E बराबर क्या था, V/L, पुट कर देंगे इसमें, तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V/L इंटू E, ये होगा। अभी केवल ये पुट किया गया, क्या पुट किया गया, V/L पुट किया गया, पुट किया गया। अब इसको पुट करते हैं, तो अब इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, ma/VE/L, ये होगा। यानी कि क्या होगा, A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, VE/LM, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम के नियम पे किसका आया, ये चीज़ आया, आधार पे क्या आया, क्या आया हमारा, एक फॉर्मूला निकल के आया, A बराबर VE/LM, क्या है, VE/L, ये आ गया। बस यही फॉर्मूला होता है इसका। अब आता है जो, अब क्या आता है इसी में स्मृति काल के लिए आता है, स्मृति काल। स्मृति काल में क्या होता है, V बराबर होता है, एक फॉर्मूला आप जानते हो, V बराबर क्या होता है, U + AT, ये फॉर्मूला जानते हो आप। अब आप बताओ कि मुझे T के केस में था और क्या था हमारा, V, यानी कि वेग। अब इसमें तो देखो प्रारंभिक वेग तो हमारा 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि अभी जब इसमें करंट नहीं दिया जा रहा था तब तक तो वो सिंपल था, चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे हमने करंट दिया उसमें फ्लो होने लगा, यानी कि लास्ट तक तो हमें मालूम है कि फ्लो हो रहा था कुछ ना कुछ। अब देखें तो V बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा हमारे पास। अब आप बताओ सिंपल वे, A बराबर हमारे पास VE/LM है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, VE/T ये VD होगा, क्या होगा, VD होगा अपॉन LM, ये हो जाएगा हमारे पास। यानी कि स्मृति काल जो होता है ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है, V बराबर VD/ET/LM। अब आप समझिएगा एक बात और, स्मृति काल को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, टाउ से करते हैं, टाउ से करते हैं ना, यानी T बराबर क्या लिख देंगे, टाउ, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, VD/E/LM, और ये होता है स्मृति काल। टाउ बराबर क्या होता है, τ1 + τ2 डैश टाउ n तक अपॉन n, ये होता है टाउ का मान। यानी टाउ जो है 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, अनंत तक हो सकता है। ये हमारा मेन आता है स्मृति काल का। अब एक और डेरिवेशन आता है अनुगमन और धारा में, इसी के साथ वो भी लगा होता है कि जैसे पूछ लेता कभी कभी कि अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध है। तो अब देखते हैं अनुगमन वेग और धारा में संबंध, क्या लिखा, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध देखा जाए तो सिंपल वर्ड ये आता है कि I बराबर आप जानते हो क्या होता है, N
क्या होता है हमारा एन ई वी डी इंटू ए, ये होता है, ये होता है ना हमारे पास, अपॉन क्या होता है ए, नहीं सॉरी यही होता है, ये होता है ना हमारे पास, ये होता है हमारे पास। अब आप बताओ कि v अपॉन आई बराबर क्या होता है r, तो v बराबर क्या होगा आई आर, ये होगा, ये होगा ना। तो हम v की जगह आई आर लग सकते हैं, i का मुझे मान दिया हुआ, r मेरे साथ है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एन ई वी डी ए इंटू आर बराबर वी डी ई टाउ अपॉन एल एम, ये हो जाएगा एल एम। बस जो कट रहा है वो काट दीजिए, बाकी उधर कर दीजिए। वन मिनट, एक सेकंड, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। अब देखिए इसको क्या होता है, वी डी बराबर हमारे पास क्या है, वी डी बराबर वी बराबर ये है हमारे पास, आई बराबर मैंने क्या बताया था एन ई वी ए, इसकी जगह आप ये रख दो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा एन ई वी डी ई टाउ अपॉन ए, टाउ अपॉन ए इंटू एल एम, और ये इसका क्या हो जाता है, धारा और घनत्व में संबंध हो जाता है। क्या होता है, धारा और घनत्व में इसका क्या होता है, संबंध आता है। यही इसका अनुगमन वेग का धारा और संबंध आता है। क्या होता है एन ई वी डी ई टाउ एल एम, एल एम मेन आपका यही था। अब आता है छोटे छोटे, ये है कोई बड़ा नहीं है, ये देखते हैं आगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन ई स्क्वायर वी डी टाउ अपॉन एल एम, ये भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। और यही क्या आता है, धारा में संबंध आता है। क्या आता है, धारा में संबंध आता है। अनुगमन वेग होता था, धारा में संबंध आता, कुछ भी नहीं था, बस इसका पुट मान किया था मैंने। अब आता क्या, नेक्स्ट आता है, अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है हमारा, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधक पे ताप का प्रभाव, यानी टेम्परेचर का प्रभाव। क्या लिखा, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। देखिए सबसे पहले ये आता है कि इस पर ताप का प्रभाव क्या आता है। देखो मैं सिंपल एक वर्ड बता दूं आपको जल्दी से, कि प्रैक्टिकल में आप समझ जाओगे अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या होता है कि कभी भी पतला तार होता है या मोटा तार ले लो आप, जब ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो कभी कभी आप देखते हो कि मतलब आग लग जाती है तारों में, यानी कि वहाँ पे ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। लगती है कि नहीं लगती, ये चीज़ देखो, जल जाता है जिसको कहते हैं। अब वो जलता कब है, जब उसमें टेम्परेचर, मतलब क्या होता है, पतला तार होता है, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है और वो ज़्यादा गेन कर। अब आप ही बताओ सिंपल वर्ड, कि आप हो, आपसे ज़्यादा काम करवाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आप बिल्कुल थक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, थकने के बाद फिर काम करवाओ, नहीं तुम्हें ज़बरदस्ती करना, तो बिल्कुल काम ख़त्म। तो वैसे वही चीज़ होता है कि वोल्टेज उधर ज़्यादा ले रहा है और करंट इधर कम है, यानी कि पतला तार में फ्लो करो, मतलब ज़बरदस्ती उसको करवाया जा रहा है कि नहीं, जा इलेक्ट्रॉन, जा इलेक्ट्रॉन। तो उसमें अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं
कहने का मतलब क्या है, जैसे ये पतला तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, अब ये बिल्कुल पास और बहुत तेज चल रहा है, तो एक कंडीशन ये आती है कि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होने लगता है, मतलब कि घर्षण ज़्यादा होने लगता है, फ्रैक्शन ज़्यादा होने लगता है और आग लग जाती है, लगती है। तो जब फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आने लगेगा, यानी प्रतिरोधकता तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्यों? उसमें अवरोध का काम करने लगेगा एक, कि भैया कितना हम धक्का दे उसको, आगे इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं और हम धक्का दें, और उसको चाहिए ज़्यादा काम, और ये दे रहा है कम काम मुझे, मतलब कहने मतलब यहाँ से मुझे कम काम मिल रहा है, उधर ज़्यादा काम मिल रहा है, कितना हम काम करेंगे, तो उसमें एक अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोधकता पर ताप का निर्भाव, यानी कि अवरोध बढ़ जाएगा। तो सिंपल वर्ड मैंने बता दिया कि जो आर है, यदि टेम्परेचर, देखिए हम बता दें, ऐसे बताओ आप, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, यानी कि ये इसका सिंबल होगा। यानी ताप का जो होता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव जो पड़ता है वो क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है वो क्या बढ़ता है? बढ़ता है। और जो स्थिति काल होता है वो कम होता है, यानी घट जाता है, घटता है। भाई सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन इतने जा रहे थे, आराम से घूमते जा रहे थे, और उधर से अब ये कह रहा नहीं मुझको ज़्यादा चाहिए, वो कह रहा कम मिल रहा है, हम क्या करें? अब वो बेचारा फंस गया, उधर से इलेक्ट्रॉन भर पड़ा, दिए पड़ा, अब इलेक्ट्रॉन पास आते ब्लास्ट, यानी कि स्थिति काल घट गया, प्रतिरोध बढ़ता है। यही मेन फंडा होता है इसका। अब इस पे 3 चीज़ें आती है, जैसे मिश्र धातु क्या है, अर्धचालक धातु क्या है, उसका देखते हैं। देखिए मिश्र जो धातु हैं, अब आप सोचो, जैसे मिश्र धातु क्या होती है? देखिए आपने एक पीतल देखा होगा, पीतल देखा, वो भी मिश्र धातु में आती है, यानी कि उसमें क्या क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है, मिश्र पकड़ के बना होता है। तो वैसे ही क्या होता है, मिश्र धातुओं के भी मान लीजिए वायर बनी हुई है, तो उसमें क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है, उसमें भी क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। बट धातुओं के केस में क्या होता है? धातुओं जो है ना, धातुओं के केस में क्या होता है? ये शून्य होता है एक तरह से, कि जितना प्रभाव उसमें पड़ता है उतना ही प्रभाव इसमें भी पड़ता है। क्या होता है, कभी कभी एल्युमिनियम कॉपर को मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना ही प्रतिरोध उसमें भी आता ही आता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है? प्रतिरोध उसमें बढ़ेगा, सर्ती काल उसमें भी कम होगा, और एक मतलब धातु का जो होता है प्रॉपर्टी वो नगण्य के बारे में, यानी कि शून्य के बारे में होगा, यानी उसमें कोई ज़्यादा वो डिफरेंट नहीं आएगा। अब आता है अर्धचालक, यानी सेमीकंडक्टर्स। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। उसमें क्या होता है कि ताप दो, कितना भी ताप आप दे दो, कितना भी आप ताप दो, आप जितना ताप दोगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए तो आईसी जो होती है वो गर्म भी हो जाती है तब भी चलती रहती है, वो उसमें कितना भी इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है, कितना भी इलेक्ट्रॉन आता है तब भी वो वर्क करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम होता है ताप देने पे। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्थिति काल जो होता है, स्थिति काल होता है ना जो, वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है आर बराबर क्या होता है? आर नॉट क्या होता है? 1 माइनस अल्फा टी। ये फॉर्मूला होता है इसका। क्या होता है? आर बराबर आर अल्फा टी। और जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध मतलब ये तो हमारा क्या है? अर्धचालक का, अर्धचालक क्या है? ये हमारा अर्धचालक का, चालक, अर्धचालक का प्रतिरोध है। ये फॉर्मूला होता है अर्धचालक प्रतिरोध का। और स्थिति काल ऋणात्मक होता है। उसके बाद क्या था? मिश्र धातु में देखा जाए या आपका प्रतिरोध पर देखा जाए तो मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु में उसमें क्या होता है? आर बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिरोध हमारा बढ़ता ही है। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्या? प्रतिरोध का संयोजन। क्या आता है? प्रतिरोध का संयोजन। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अब आता है नेक्स्ट प्रतिरोध का संयोजन। तो देखते हैं प्रतिरोध का संयोजन क्या है। देखिए सिंपल वर्ड में आपको मैं बताऊं प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है, तो इसका प्रैक्टिकल आपको देखना है तो आप अपने घरों में देखो। क्या होता है कि यहाँ से मेन सप्लाई आती है, ये हमारा मीटर होता है, मीटर, यहाँ से 2 तार निकले होते हैं और ये मेन सप्लाई आती है ना, ये मेन सप्लाई।
यहाँ पे बोर्ड लगा होता है, फिर ऐसे बोर्ड लगा है, यहाँ से तार गए हुए हैं, फिर ऐसे बोर्ड लगा है, ऐसे बोर्ड लगा है, फिर आगे जाके फिर कहीं यहाँ पंखा का स्विच लगा है, यहाँ पे कुछ लगा, ऐसे लगा होता है कि नहीं लगा होता है, लगा होता है ना। तो प्रतिरोध का संयोजन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम, यानी समान, आपस में समान चल रहे हैं, तो ये समांतर क्रम में होता है। ये क्या होता है? समांतर क्रम में। यानी कहने का मतलब घरों में जो बिजली हमारी आती है और जो तार जुड़े होते हैं वो क्या होता है, किस में आता है? समांतर क्रम में आते हैं। अब आता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, देखते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल वे में बता दिया आपको कि देखिए ऐसे होता है। अब देखिए क्योंकि वहाँ पे दिमाग में यही चलेगा कि समांतर क्रम कहाँ होता है, तो हमारे घरों में होता है। अब कैसे क्या होता है वो चीज़, क्यों फटाक देन डायग्राम क्या आएगा कि हाँ यार मीटर से तार आ रहा था, अभी हम फिगर बताएंगे और क्लियर हो जाएगा। मीटर से तार आया, वहाँ से हमारे बोर्ड लगे होते हैं अलग अलग जगह, तो वो होता है। तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है? प्रतिरोध का संयोजन। क्या लिखा? प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन। तो प्रतिरोध का संयोजन आपको क्या समझ आता है कि इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या? श्रेणी क्रम, और जो दूसरा होता है वो समांतर क्रम होता है। सबसे पहले श्रेणी क्रम में आते हैं। देखिए श्रेणी क्रम जो होता है ना, देखिए मैं बता देता हूँ इसमें क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं, थ्योरी कम बनती है। श्रेणी क्रम क्या होता है? एक ये है टनल, यहाँ से ये गया आर रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से जुड़ा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ हुआ ये R2, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे बना, और फिर यहाँ ये R3। ये सबसे पहले आता है श्रेणी क्रम, यानी कि R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, पहले तो आप समझो, इसमें जो फ्लो होती है वो धारा फ्लो होती है। क्या होता है? धारा फ्लो होती है। क्या होता है? धारा फ्लो होती है, धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है, यानी कि मेन इसका फंडा धारा पे काम करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डेट डेट डेट, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है? R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होता है? ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्या आता है? दूसरा श्रेणी क्रम। क्या था हमारा? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम आप देखना चाहो तो मैंने आपको बता दिया घरों में होता है, जो वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। देखते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? हाँ समांतर क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है कि जैसे ये है, ये है, ये तीनों एक में जुड़े होते हैं ऐसे, ये ऐसा होता है। इसमें जो मेन होता है ये R1 R2 और R3। इसमें जो मेन फंडा होता है वो क्या होता है? विभवांतर फ्लो होता है, विभवांतर। इसमें क्या होता है? विभवांतर चलता है। इसमें क्या होता है? विभवांतर चलता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डेट डेट डेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये आप सोचो डेट डेट क्यों लग गया? बाई चांस और जुड़े हों तो आगे जुड़ता जाएगा, नहीं तो इतने पे हो जाता है। तो ये होता है प्रतिरोध का संयोजन, उसमें धारा का केस होता है, इसमें विभवांतर का केस होता है। फॉर्मूला ये होता है, उसमें R बराबर R1 R2 R3 होता है। अब आता है क्या? वैद्युत ऊर्जा। क्या आता है? वैद्युत ऊर्जा आता है हमारा। क्या आता है? वैद्युत ऊर्जा। अब वैद्युत ऊर्जा के बारे में आप समझो, सिंपल सिंपल वर्ड। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? वैद्युत ऊर्जा, देखिए वैद्युत ऊर्जा से आप समझो कि एक एनर्जी होगी कोई ना कोई। तो एनर्जी क्या है कि जो रासायनिक सेल है, मतलब सेल जो है वो रासायनिक है, वो हमारा फिजिकल नहीं होता, रासायनिक होता है वो। रासायनिक उसमें क्या मतलब केमिकल्स होते हैं, उसी से सेल बना होता है, यानी रासायनिक होता है। रासायनिक जो ऊर्जा होती है, क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? कन्वर्ट होती है, ये किस में कन्वर्ट होती है? किस में होती है? वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में। और जो ये कन्वर्ट होता है उसी को क्या कहते हैं हम? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैद्युत सेल से
हमारी जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारे वैद्युत ऊर्जा में, और धारा प्रवाहित करने लग रही है। भाई तार के थ्रू धारा प्रवाहित करने लग रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। इसको रिप्रेजेंट क्या कहा जाता है, एच से या तो डब्लू से। इसको मतलब प्रदर्शित कहा जाता है, प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एच बराबर होता है क्यू वी, यानी कि दो सिराओं पे, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये है, दो सिराओं पे बैटरी लगा दी गई प्लस माइनस का, तो यहाँ से करंट देने लगा और ये बल्ब जल गया, हमारा बल्ब जल गया। यानी कि इसमें क्या है, विभवांतर चला दो सिराओं से, और इसमें क्या है, क्यू चलने लगा, वही चीज़ है। अब क्या होता है, आप जानते हो कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। ये होता है क्यू बराबर आई टी होता है ना, क्यू बराबर आई टी। बस इतना आ गया तो आपको समझ लिया, पूरा आ गया ये। क्यू बराबर आई टी होता है, तो एच की जगह हम रख देंगे, एच बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी लिखा हुआ, तो एच बराबर क्या होगा, आई टी इंटू वी, ये हो जाएगा। अब जानते हो वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, रख देंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और ये इसका फॉर्मूला यही होता है, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा एक फॉर्मूला और बनता है, यदि आई निकाल लो आप, तो आई बराबर क्या, तो वी अपॉन आर। इसमें और रख के बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला हमारा ये बन के आ जाता है, और देखते हैं और जो आता है क्या होता है, एक फॉर्मूला तो ये बन के आ गया हमारे पास। एक आता है एच बराबर क्या होता है, आई की जगह ये रख लो, यानी कि वी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर टी। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर टी, एक से एक कैंसिल, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ये हो जाएगा। और यही हमारा क्या था, वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूले आते हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड में, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वही चीज़ है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, क्या आता है हमारा, वैद्युत समर्थक व शक्ति। क्या आता है, वैद्युत समर्थक व शक्ति। अब देखिए वैद्युत समर्थक व शक्ति, अब क्या है, इसमें जो कार्य कर रहा है, मतलब सेल से जो करंट लिया गया और वैद्युत प्रवाह होने लगी, उसमें कुछ कार्य होगा। जब कार्य होगा तो उसमें एनर्जी लॉसेस होने लगेंगी। भाई कार्य होगा, कहने का मतलब क्या है कि जो प्रवाह लिया गया तो उसमें एनर्जी लॉसेस हुआ। जो वही चीज़ कि वर्क करने में जो क्षय ऊर्जा हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। कि कितना पावर वो दे रहा है, कहते नहीं 12 वोल्ट की बैटरी है, 15 वोल्ट की बैटरी है, तो पावर ही तो दे रहा है। वो ऊर्जा का क्षय होगा, जैसे वो बल्ब जलेगा 15 वोल्ट का, तो ऊर्जा वो खत्म होने लगेगी, उसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं हमारा, क्या कहते हैं हमारा, वैद्युत समर्थक व शक्ति कहते हैं। कहते हैं वैद्युत समर्थक, क्या लिखा, समर्थक या शक्ति। इसको रिप्रेजेंट किससे हमारा होता है, वैद्युत समर्थक व शक्ति, इसको रिप्रेजेंट पी से करते हैं, इन डब्ल्यू अपन टी होता है। क्या होता है, डब्ल्यू अपन टी, या तो पी बराबर क्या होता है, जो हमारा वैद्युत ऊर्जा है एच अपॉन टी, ये होता है। बस इसी पर रख देंगे, तो P बराबर एच का मान हमारे पास आ गया था आई स्क्वायर आर टी इंटू टी। दूसरा जो आया था हमारा क्या आया था, वी स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन टी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो P बराबर क्या था, आई स्क्वायर आर और V अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, P बराबर। और यही वैद्युत समर्थक व शक्ति होती है। क्या होता है, वैद्युत समर्थक व शक्ति होती है। अब देखिए थोड़ा सा एक और बात हम बताएं कि वाट क्या होता है और किलो वाट क्या होता है। देखिए वाट क्या होता है, 100 होता है, किलो वाट जो होता है 1000 होता है। सॉरी। अब देखिए किलो वाट घंटा क्या होता है, किलो वाट इसी में आता है, किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। तो घंटा क्या होता है हमारा 3600। ये क्या होता है, सेकंड से मिनट में चेंज होता है और मिनट से घंटे में चेंज होता है। 1 घंटा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब ये हम
वाट लिख रहे हैं किसमें, 1000 में, यानी ग्राम सिंपल आप समझो कि 1 ग्राम होता है, 2 ग्राम होता है, करते करते 1 किलो होता है ना, तो वही चीज़ है। और वैसे सेकंड से मीटर में होता है, मीटर से हमारा क्या होता है, घंटे में होता है। तो किलोवाट क्या होता है हमारा, किलोवाट होता है, क्या होता है, 3600। सॉरी, एक चीज़ और देखो आप पहले, अश्व शक्ति देखो, अश्व शक्ति। अब अश्व यानी घोड़ा, घोड़े की शक्ति, यानी अश्व यानी घोड़ा, घोड़े की शक्ति क्या होती है, वो कितना होता है हमारा, इसको हम एचपी भी कहते हैं। एचपी होता है 746 वाट। क्या होता है, 746 वाट। बस इतना ही होता है इसका सिस्टम। हाँ, घरों में जो बिजली देखा जाता है वो किस में देखा जाता है, वाट इंटू दिन इंटू समय, सॉरी, घरों में जो बिजली देखी जाती है वो क्या आता है, वाट इंटू समय अपॉन दिन, यानी कितना समय है, कितना वो है और कितना ये है। बस यही हमारा क्या देखा जाता है, किस में देखा जाता है हमारा, ये हमारा देखा जाता है कि घरों में जो बिजली आ रही है वो चीज़ है। बस आपको देखो, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, ये आपको कोई यूजेस नहीं है, बस ये आपको ये यूजेस है इतना, वैद्युत समर्थक और शक्ति का। अब आता है वैद्युत सेल। क्या था वैद्युत सेल, देखिए वैद्युत सेल से आप सिंपल वर्ड एक ये जान रहे होगे कि वैद्युत सेल, अभी मैंने बताया कि रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, हमारे वैद्युत ऊर्जा में, और वो उसमें जो कन्वर्ट हो रही है और जो प्रवाह हो रही है उसमें जो वर्क हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। यानी वैद्युत सेल जो होता है, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल, तो वैद्युत सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है ना वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी वैद्युत में, वैद्युत ऊर्जा में। वो वैद्युत ऊर्जा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, यानी कि प्रवाह बनाए रहती है। प्रवाह यानी धारा प्रवाह जो हो रही है वो किस में हो रही है, हमारे किस में हो रही है, करंट दे रहा है किस में, वायर में, यानी तार में दे रहा है। और इससे हमारा क्या कर रहा है, जो प्रवाह बनाए रह रहा है, यानी कि हमारा एक तरह से बल्ब जलाता है, यानी कि ऊर्जा देता है, ये हमें एक ऊर्जा दे रहा है, देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। बस ये होता है। उसके बाद क्या आता है हमारा, वैद्युत सेल की आंतरिक प्रतिरोधकता। उसमें भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध आता है। तो उसमें प्रतिरोध क्या आता है, जैसे ये है, इसमें ज़्यादा नहीं पूछते, जैसे ये सेल है तो इसमें एक छड़ लगी होती है, एक होता है कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है। जैसे जैसे प्लेट है दूरी बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी बढ़ती जाएगी, क्यों, ज़्यादा दूरी होगी तो प्रतिरोधकता तो बढ़ेगी। यदि प्लेट जो है, इसमें जो प्लेट लगी हुई है वो उसकी प्लेट की चौड़ाई जो है, चौड़ाई करेंगे ज़्यादा तो प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी। क्या होगा, प्रतिरोधकता कम होगी। बाकी जो डिपेंड करता है वो मटेरियल पर इसके डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा लगा है। मटेरियल, मटेरियल यानी कि मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, यानी कि इसका जो मटेरियल है, कहने का मतलब इसमें जो चीज़ लगा हुआ है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉपर है कि एल्युमिनियम है, उस पर डिपेंड करने लगेगा बाकी। तो ये होता है इसका क्या क्या होता है, वैद्युत सेल की आंतरिक प्रतिरोधकता। इसी को कहते हैं वैद्युत सेल की आंतरिक प्रतिरोधकता, इसी को कहा जाता है, इसी को कहते हैं वैद्युत सेल की आंतरिक प्रतिरोधकता। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब आता है क्या, टर्मिनल विभव। बहुत अच्छा है टर्मिनल विभव। पहले बाह्य पढ़ लेते थोड़ा सा। बाह्य, सेल के विद्युत बाह्य बल, यानी कि सेल का विद्युत बाह्य बल, सेल का विद्युत बाह्य बल, वैद्युत बाह्य बल। देखिए सेम टू सेम वही चीज़ है,
तीनों को कॉन्सेप्ट वही चलता है, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें भी मैंने आपको बताया E बराबर क्या होता है, H/Q। E बराबर E से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि E इसका सिंबल होता है, प्रदर्शित करते हैं E से। H हम आपको बता ही दिया, वैद्युत एनर्जी होती है, ऊर्जा, अपॉन क्या होता है, Q यानी आवेश। अब इसका डेरिवेशन तो आप खुद बना लोगे, कैसे कि मतलब किसी धारा में प्रवाहित हो रही वैद्युत ऊर्जा और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत बाह्यक बल कहते हैं। यानी जो कार्य कर रहा है यहाँ पे, वो कार्य किस में हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा अपॉन आवेश के अनुपात में हो रहा है। उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत सेल का बाह्य बल कहते हैं। यानी उसमें कोई बल लगा रहा है तो बल क्या लगा रहा है, वैद्युत ऊर्जा अपॉन आवेश के केस में बल लगाता है, इसी को कहते हैं वैद्युत आवेश का बाह्य बल। अब आता है टर्मिनल। टर्मिनल आता है, टर्मिनल विभव क्या आता है, टर्मिनल विभव आता है। क्या आता है, टर्मिनल विभव क्या आता है हमारा, टर्मिनल टर्मिनल विभव, विभवांतर है, सॉरी विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, देखिए टर्मिनल से आपने कहीं कहीं सुना होगा टर्मिनल्स, ये टर्मिनल मतलब जैसे स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपने सुना होगा टर्मिनल, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एक स्टेशन का नाम है, ऐसे। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे ये वायर है, ये दो है, मतलब इन दोनों के बीच में वोल्टेज दिया गया, वोल्टेज दिया गया, इसी को कहते हैं टर्मिनल विभव। यानी एक ये टर्मिनल है, दूसरा ये टर्मिनल है, उसके बीच में जो हम मतलब वोल्टेज दे रहे हैं, विभवांतर दे रहे हैं, और इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है, यानी जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसी को कहता है टर्मिनल विभवांतर। यानी एक परिपथ बनाया रहता है, यानी कि एक परिपथ है, परिपथ में प्रभावित करते हैं जो धारा को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल वोल्टेज के थ्रू, उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो इतना आपको समझ आया। अब जो आता है हमारा नेक्स्ट आता है सेल के विद्युत बाह्य टर्मिनल, ये आता है डेरिवेशन होता है। क्या आता है, ये डेरिवेशन होता है। तो देखते हैं डेरिवेशन, इसको क्या आता है, सेल का विद्युत बाह्य बल क्या होता है, सेल का विद्युत बाह्य बल एवं टर्मिनल विभवांतर, विभवांतर के बीच में संबंध, के बीच में संबंध। देखिए इसके बारे में मैंने बता दिया, देखिए सेल बाह्य विद्युत बल का सेल बता दिया मैंने, विभवांतर टर्मिनल बता दिया, इसका संबंध आता है। अब संबंध आता है यानी डेरिवेशन आता है इसका। तो डेरिवेशन समझने से पहले आप विद्युत बल बाह्य बल आपने समझा, टर्मिनल विभव समझा। जब ये दोनों चीज़ आपको समझ आ गई तो समझ लीजिए आपको टर्मिनल विभव भी समझ आ जाएगा। लेकिन इसके पहले बताने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं, इंक ख़त्म हो गई है, हल्का सा इंक डालते हैं फिर बताते हैं हम आपको आगे। हाँ तो देखिए सेल के विद्युत बाह्य बल तक हमारा हो चुका कि सेल के विद्युत बाह्य किसको कहते हैं। अब हमारा एक लास्ट डेरिवेशन बचता है सेल के विद्युत बाह्य बल एवं टर्मिनल विभव के बीच के संबंध। तो इसका संबंध देखते हैं कैसे क्या है। तो आता हमारा क्या, सेल के विद्युत क्या आता है, सेल के विद्युत बाह्य बल एवं क्या लिखा है, एवं टर्मिनल विभवांतर बीच में संबंध। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि
सेल के बारे में मैंने बता दिया कि सेल क्या होता है, कैसे क्या है। उसका बाह्य बल मैंने बता दिया कि बाह्य बल क्या होता है, और मैंने टर्मिनल विभव भी आपको, विभवांतर भी मैंने बता दिया कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है कि दो बीच के जो होता है उनके बीच में जो दो सिराएं होती हैं उनके बीच में जो विभवांतर दिया जाता है उसको टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यहाँ तक मैंने बता दिया। उसके बाद ये इसका डेरिवेशन आता है। ये दो टाइप में आते हैं। पहले क्या होता है, जब धारा दी जाती है और जब धारा ली जाती है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है क्या, जब सेल में क्या हो रहा है, सेल में धारा दिया जा रहा है, धारा लिया जाए। पहले देखते हैं लिया जाए फिर दिया जाए। पहले क्या है, लिया जाए, लिया जाए। पहला तो ये आता है डेरिवेशन। ये दीर्घ में क्वेश्चन आएंगे, सबसे जो लॉन्ग है उसमें आएगा, क्या आएगा, सेल के धारा में जब दिया जाए। तो सिंपल मैंने अभी आपको पिछला बताया कि क्या डब्ल्यू सेल, हिंदी में लिख दे रहे हैं, डब्ल्यू सेल बराबर क्या है, डब्ल्यू बाह्य बल और प्लस डब्ल्यू क्या है हमारा, आंतरिक, आंतरिक बल। ये हमारे पास है तीन चीज, डब्ल्यू बाह्य बल है, डब्ल्यू आंतरिक बल है और सेल बल है। ये इसका इतना आपको आता है तो समझ लीजिए हो गया। आप जानते हो अभी मैंने पिछला आपको बताया कि E बराबर क्या होता है इसका, सॉरी E बराबर इसमें क्या होता है, जब डब्ल्यू सेल, पहले देख लीजिए इसका फॉर्मूला आप देख लो। पहले देखिए जब सेल के बारे में आए, अभी मैंने बताया कि E बराबर क्या होता है, IT। ये होता है सेल के बारे में। बाह्य बल के बारे में क्या होता है, बाह्य बल जो है वो क्या होता है, I² RT। और जो तीसरा होता है आंतरिक बल, क्या होता है, आंतरिक बल, आंतरिक बल। आंतरिक बल जो है उसमें क्या होता है कि I² स्मॉल r होता है इसमें, बस क्या होता है इसमें स्मॉल r होता है, स्मॉल RT। ये होता है आंतरिक बल का। तो ये तीन चीज़ें होती है जो कि इसमें यूज होने वाली है। और देखते हैं अब इसको जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि अपने पास टाइम कम है और सवाल बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले सेल के बारे में आता है तो क्या लिखेंगे, E बराबर EIT, क्या लिखेंगे, EIT बराबर बाह्य बल का लिखेंगे I² RT और इसका लिख देंगे I² स्मॉल RT, ये लिख देंगे। अब आप बताओ इसमें कि पहले इसको सिंपल वे में कर देते हैं, EIT इसको इधर कर देते हैं I² RT प्लस I² RT। क्या इसमें कोई दिक्कत, भाई प्लस है तो इधर जाए या उधर जाए बात तो एक ही है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होती, माइनस में दिक्कत आती है। अब देखिए IT, एक इसमें से आई, ये कैंसिल, एक इसमें से आर, ये कैंसिल, इतना कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, E बराबर बचेगा IR प्लस IR, ये बचेगा हमारे पास, यही तो बचेगा कटने के बाद। तो E बराबर क्या आ जाएगा, I कॉमन ले लेंगे, I² नहीं, I कॉमन होगा, I कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या होगा, R प्लस R, कैपिटल R, ये हमारे पास आ गया। अब आप बताओ इसको, आप चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या ये इधर नीचे चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, E/R प्लस R। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये आप बताओ। इसमें यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसका सलूशन भी हम करेंगे, बट यहाँ तक तो हमें नहीं लगता है कोई दिक्कतें होंगी। अब देखिए ये हमारे पास I आ गया। अब जब धारा ली जा रही है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, विभवांतर टर्मिनल और सेल के बीच में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन क्या होगा हमारा, सॉरी ये होगा E बराबर होगा V प्लस IR, ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूला में ये पुट कर देता है I का मान, तो E बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, V प्लस I का मान क्या हमारा, E/R प्लस R, सर ये कैपिटल स्मॉल r होगा, क्या होगा, स्मॉल r होगा, कैपिटल R नहीं स्मॉल r होगा, इनटू स्मॉल r। अब आप चाहो तो V को इधर ले लो,
इसको जब इधर लेंगे तो क्या होगा, और इसको जब इधर लेंगे तो ये एक माइनस में हो जाएगा और एक प्लस में हो जाएगा। तो v क्या हो जाएगा, e माइनस ई अपॉन आर प्लस आर और स्मॉल आर। यहाँ तक कोई दिक्कतें हो तो बताओ। हाँ, यहाँ आपको दिक्कत आ रही कि ये कैसे होगी, अब देखो हम बताता हूँ। इसको पहले उठा के इधर ले लो आप। यदि इसको उठा के इधर लोगे तो क्या होगा, ई इधर सिंपल रहेगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस ई अपॉन आर प्लस आर स्मॉल आर, और v है तो हमारा v है ही। यही चीज़ तो हमने लिखा है यहाँ पे, यही लिखा है ना, कुछ अलग तो लिखा नहीं है। अब आते हैं आगे, बस अब खेल ख़त्म। यहाँ पे थोड़ा सा और है, डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा आपका। तो क्या लिख देंगे, e इसमें से कॉमन ले लेते हैं यदि, तो e कॉमन हो गया तो क्या बच गया, 1 माइनस 1 अपॉन, एक मिनट पहले आप e मत कॉमन लीजिए वरना आपको दिक्कतें आएगी। ई मत कॉमन लीजिए, पहले आर का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए। तो ई आर अपॉन आर प्लस आर। यहाँ तक कोई दिक्कतें हो तो बताइए। बस अंदर मल्टीप्लाई किया तो v बराबर क्या हो जाएगा, ई कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ई नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, v अपॉन ई बराबर 1 माइनस आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर प्लस आर। जब ये आ जाएगा तो v अपॉन ई बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, आर प्लस आर, और ये हो जाएगा आर प्लस आर और माइनस आर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, तो v अपॉन ई बराबर बचेगा, क्या बचेगा, आर अपॉन आर प्लस आर। यहाँ तक कोई दिक्कतें हो तो बताओ आप, यहाँ तक कोई दिक्कतें आए तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो आप चाहो तो v अपॉन ई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, आर चार कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा, एक मिनट पहले इसको चेंज कर लो, क्या बचेगा हमारे पास, आर अपॉन आर, ये बचे, सॉरी प्लस में तो प्लस होगा आर, ये बचेगा हमारे पास। अब इसको पलट दीजिए क्योंकि ई हमारा सेल है, सेल में हमारा विभवांतर जा रहा है, इसलिए इसको पलटेंगे जब तो क्या आएगा हमारे पास, ई अपॉन वी बराबर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, बस हमने इसको पलट दिया है। भाई 1 है तो 1 से कोई दिक्कत ही नहीं, जब ये पूरा पूरा पलटेगा, ई ऊपर जाएगा और वी नीचे आएगा तो ये भी तो पलटेंगे, और इसके नीचे 1 रखो तो कोई बात ही नहीं बनती है, 1 तो 1 पलटने पे भी। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जब 1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन वी माइनस 1 बराबर क्या जाएगा, क्या जाएगा, आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। बस खत्म। आर इधर मल्टीप्लाई कर लो तो आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ई माइनस वी माइनस 1 बराबर आर। और यही हमारा क्या होता है, जब धारा लिया जाता है तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है। इसी को कहते हैं जब धारा लिया गया है, लिया गया है, जब धारा लिया गया किससे, सेल से। तो ये तो पहला हमारा डेरिवेशन प्रूफ होता है। अब आता है इसके बाद का डेरिवेशन, बहुत छोटा सा है, देखते हैं। आप चाहो तो इसका फिगर भी बना सकते हो, सिंपल सा फिगर है, मैं फिगर नहीं बनाया, आपको बता देता हूँ। फिगर आप चाहो इसमें तो देखो, इसका फिगर जो होता है ये होता है, ये आया, ये बैटरी हमारी, ये और ये चीज़ होता है बस। अब ये क्या हो गया, एक हो गया बैटरी हो गई हमारी,
जो कि सेल कहते हैं, और एक बाह्य बल हो गया और एक हमारा आंतरिक बल हो गया। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, मतलब फिगर हो जाता है। अब जो आता है नेक्स्ट, जब धारा दिया जाता है, जब बैटरी से धारा जब क्या होता है दिया जाता है, तब क्या फॉर्मूला होगा उसको देखते हैं। बस ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाएगा। जब सेल से क्या लिखा है, जब सेल से धारा दिया जाता है तो इसका क्या होता है कि W बाह्य बराबर W सेल और प्लस W आंतरिक। अभी मैंने बताया इसका फॉर्मूला I² RT बराबर, इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था EIT, और इसका फॉर्मूला बताया था I² स्मॉल RT, ये तो बताया था। अब देखिए, एक आर से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, और एक से ये कैंसिल, हमारे पास बचा क्या IR बराबर E प्लस क्या बचा IR, और यही होता है इसका सेकंड जब धारा दिया जाता है। एक ये फॉर्मूला हो जाता है और एक ये हो जाता है V प्लस IR। ये दो फॉर्मूला होता है, इसका कोई डेरिवेशन प्रूफ नहीं करना है, बस आपको ये एक फॉर्मूला तौर पर लिख सकते हो बस, और कुछ नहीं। बट ये धारा जो दिया जाता है मतलब सेल से जो धारा दिया जा रहा है, सेल से क्या है धारा दिया जा रहा है, और यहीं पे ये आपका चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है। इतना ही था, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मानता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक भी थे और इसमें से आपका 2 से 4 नंबर भी पूछा जाता है, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप देख लो, बस इसमें देखिए ज़्यादा डेरिवेशन तो था नहीं, 1 से 2 डेरिवेशन है मेन, बट थ्योरी ज़्यादा है इसमें, थ्योरी आप देख लो। प्लस क्या न्यूमेरिकल हमारे हैं, तो न्यूमेरिकल हमारे क्या है फार्मूला बेस पे न्यूमेरिकल चलेंगे, तो वो एक अलग लेक्चर में हम चलाएंगे कि आपको, जिससे वो आपको मिक्स मत हो। इन दोनों में क्या है कि आप डेरिवेशन, ये तो कन्फर्म है डेरिवेशन आते हैं, अच्छे आते हैं, मतलब अच्छे आते हैं और लॉन्ग में आते हैं। उसके बाद क्या आता है कि छोटे छोटे में ही अपना ये आ जाता है, बहुविकल्पीय में आ जाता है, और कौन सा आता है लॉन्ग में आता है, और क्या आता है वेरी शॉर्ट में आ जाता है। तो ये सब छोटे छोटे डेरिवेशन थे जो कि आते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, जो हमारा न्यूमेरिकल्स है वो भी क्वेश्चन आते हैं, बट वो लघु में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1-1 2-2 नंबर के आते हैं, तो वो हम देखेंगे क्या अलग लेंगे, क्या आपको मिक्स मत हो। हमारा देख लीजिए ये कोर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट चलेगा वो किरचॉफ लॉ चलेगा। किरचॉफ लॉ क्या है, उसके बाद हमारा वहाँ से ख़त्म हो जाएगा पूरा विद्युत वाला, उसके बाद हमारा चुंबक चलने लगेगा। तो इतना आपको समझ आया, जो नहीं समझ आ रहा है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, हम फिर से वो आपको चीज़ समझा देंगे, क्योंकि आपके पास है टाइम कम, बहुत कम टाइम है। अब ज़्यादा 1 महीना और बचे हैं। अब 1 महीने में या तो आप पढ़ लो या तो घूम लो, तो पढ़ना हमें, प्लस इतना मैंने समझाया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। किताब आप उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता वो। ये आपको आ गया, मैंने समझाने का तरीका पूरा बता दिया। उसके बाद हमारी ई बुक सामने दिख रही है आपको इमेजेस पे, तो ई बुक हमारे पूरा दिख रहा है। तो उसमें क्या है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आप पढ़ने में आपको आसानी हो, कम समय में आप ज़्यादा गेन कर सकें और पेपर अच्छे से अच्छा कर सकें। मैंने शुरुआत में भी बता दिया था, अब भी यही बता रहे हैं कि लॉन्ग आप बना लोगे, लॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आना तो चाहिए आपको। जब आपको समझ ही नहीं आया, आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपको क्या आएगा, क्या लिख के आओगे, कुछ नहीं। तो वो काम नहीं करना है, जितना हम समझा रहे हो तो आप समझते जाओ। और हमारी ई बुक है, कोई ज़्यादा बड़ी प्राइस नहीं, 21 रुपये का प्राइस है। ये हमारी ई बुक लीजिए, और ई बुक जैसे आप देख रहे हैं उसमें हमारे बहुत कम पेजेस हैं। क्वेश्चन बैंक भी कंपेयर कर लीजिए, किताब भी कंपेयर कर लीजिए, आप अपने नोट्स भी कंपेयर कर लीजिए, बहुत कम है। ये आपको क्या है शॉर्ट रिवीजन के लिए, कि आप रिवीजन कर लोगे जल्दी से। जो चीज़ हमने पढ़ा रहे हैं
रोज़ का रोज़ लेक्चर से हमारा जो पढ़ रहे हैं, और एक बार उस चीज़ को आप पढ़ लोगे, आपके दिमाग में यहाँ फिट हो जाएगा। नहीं फिट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे कि हाँ सर, मैं ये चीज़ आपने समझाया और ये चीज़ नहीं है, तो उसका सलूशन हम बताएंगे कि है कि नहीं है, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरा का पूरा जो ये ई बुक है हमारी, इसमें पूरा के पूरा यही सब चीज़ें हैं, इससे कुछ भी अलग नहीं, और जो पेपर में आते हैं वही है। उसके बाद हम मैराथन क्लास भी ले आएंगे, उसमें बहुत और शॉर्ट नोट्स में भी रहेंगे, बट वो आपके फ्री रहेगा, वो कोई भी कॉस्ट नहीं। बट ई बुक तो आप लेना पड़ेगा ना, जब तक आप ई बुक नहीं लोगे और ये पढ़ोगे नहीं, तब तक मैराथन करवाने से कोई मतलब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब यही नहीं आ रहा तो मैराथन आप कैसे कर लोगे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी लगा पाओगे ना लास्ट में, जब आपको दिमाग में रहेगा कि अनुगमन वेग क्या है। तो हम मान लीजिए अनुगमन वेग मैंने बताया इंपॉर्टेंट में कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको आ ही नहीं रहा तो आप करोगे क्या? तो इसलिए आपके पास टाइम है, अभी 15-20 दिन का जो टाइम है, वो टाइम बर्बाद मत करिए। पढ़िए, हमारा ई बुक लीजिए, समझिए कोर्स को, पढ़िए, एक एक चैप्टर आपका क्लियर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 100% है कि आपका पेपर पास हो जाएगा। बट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम जब मैराथन लेके आएंगे और एक एक दिन 2-2 दिन में पूरा ख़त्म करवा देंगे पूरा चैप्टर आपका, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है और उसमें से 100% है कि फंसेगा फंसेगा। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा पूरा फंस जाएगा, नहीं। लेकिन देखिए, झांसा देने वाली बात मत करो किसी को कि नहीं हम आपको बता दिए कि नहीं यार 100 में 100% आ जाएगा। नहीं, क्यों? नहीं भी आ सकता है, हम खुद जानते नहीं आता है। बट क्या है कि 80% तक आपका क्वेश्चन उसमें फंस जाएगा। 80% सफिशिएंट है कि आप पास हो जाओगे। भाई आपको हाई लेवल के तो तैयारी नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हाँ, टाइम होता तो हम हाई लेवल की भी तैयारी करते, 100 में 100 क्वेश्चन फंसा देते कि वही आएगा और वही आता भी। बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा 80 से 90% क्वेश्चन जो है वो फंस जाए और आप पास हो जाओ। तो दोस्तों, आज क्लास इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चाप फ्लो लेके। तो आज के लिए क्लास इतना ही। आपको अच्छा लगता है तो आपको इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कि हाँ कल मेरा ये चैप्टर आ रहा है, उसी टाइम आप डाउनलोड कर लें या आप देख लो वीडियो, तो उस समय दिक्कतें आपको ना आए। हाँ, दूसरी चीज़, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेशंस में हैं, उसमें शेयर ज़रूर करिए कि आप तो पास हो जाओगे, बट आपका दोस्त उदास मत हो कि नहीं यार मैं पास नहीं हुआ, मैं पढ़ लिया होता तो पास हो जाता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, आप अपने रिलेशंस में जितने 12th क्लास के हमारे स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड के, उनमें आप शेयर करो कि हाँ उनका भी साल बर्बाद मत हो, वो भी पास होकर निकले और खुशी खुशी पास हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए क्लास इतनी, थैंक यू।